तुम लेक्चर 45 स्टार्ट करते हैं जी। क्या फन का असेसमेंट, ये वो असेसमेंट है कि वो ये असेसमेंट है, ये वो असेसमेंट है जो सारी डिस्कस हो गई थी। ये अगर इतनी डिस्कशन के बाद आपसे ये असेसमेंट ली जाती तो कितने नंबर आते हैं आपके? फुल बटा फुल। अच्छा जी, चले इसमें क्या रिजल्ट रहा मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, पागल खानों के साथ शेयर करता हूं। ओके, नाउ यू गाइज हैव लॉस्ट। ठीक है जी, फिजिकल क्लास सुबह वाली का 47% रिजल्ट आया था, आप लोगों का 44% है। अच्छा, 64 बच्चे अपीयर हुए, बहुत कम नंबर है ये, 64 बच्चे बहुत कम है। आपकी क्लास जो है वो 100 से ऊपर की है, तो आप लोग 64 बच्चे सिर्फ टेस्ट दें तो फिर आप खुद देख लेंगे पासिंग की परसेंटेज फिर आईकेप तक जाते जाते क्या हो जाएगी। ठीक है, सो प्लीज इसको जितना इंप्रूव कर लें। अभी अभी जो जुमे को टेस्ट हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा बच्चों ने दिया हो। कितने बच्चों ने दिया? अच्छा, हाथ तो बड़े खलोते होंगे ने भी यहाँ पे रुको। अच्छा, घूमते नहीं है, ऐसा ना कहें, ऐसा ना कहें जी, ये इल्जाम मत लगाएं। सुने जी, 64 बच्चों ने टेस्ट दिया था, 36 पास नहीं, 28 पास हुए। इसमें जी 134093 कौन है जी? समीम, मीराब 124918, दो हो गए। ये माशाल्लाह 80% से ऊपर मार्क्स ला रहे हैं। और आसमा अरूज जी, किधर है आसमा? 50 पे है। ये 3 बच्चों के फर्स्ट पोजीशन है, इन तीनों के लिए क्लैपिंग करें। आंकड़ा करें दोबारा, आंकड़ा करें दोबारा, आंकड़ा करें। ठीक है, अच्छा मैंने कहा छुट्टी पे हैं, ठीक है। लेकिन ये बता दूं, सो वाली क्लास में टॉपर जो थे वो लड़के थे। कुछ शर्म होती है, कुछ झिझा होती है। बैलेंस एक केड़ा बैलेंस है? हाँ, बड़ी क्लास से बैलेंस करो तुसी बेशर्मो। अब बेशर्मो। अच्छा सुनो जी, और हाइब्रिड 1 बॉयज, आई थिंक ये बॉयज का हाइब्रिड 1 जीत गया, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर कम थे। बहरहाल 22 बच्चों ने टेस्ट दिया, 9 पास हुए, 41% रिजल्ट है। और हाइब्रिड 1 में मोहम्मद गुफरान, अब यहाँ को गर्ल्स नहीं होंगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, मोहम्मद गुफरान, हाथ खड़ा करें। मोहम्मद गुफरान नजर आ गए। सुहेल साबिर, सुहेल साबिर नहीं है। और अली आरिफ, अली आरिफ ये भी नहीं है। पढ़ने वाले दोनों बच्चे छुट्टी में हैं। इन तीनों के लिए भी क्लैपिंग कर देंगे। ये भी आप पता है, सही से करो कंजूसो। अच्छा सुनो, देखो बाकी सरप्राइज तो आपको पता है कि किसी भी वक्त, किसी भी तीन चार टेस्ट बाद किसी भी किस्म का कोई सरप्राइज आपके लिए आ सकता है, तो इसलिए कीप ऑन डूइंग द एफर्ट। अच्छा जी, वैसे इस क्लास के जो टॉपर्स हैं वो 80% से ऊपर हैं, जो फर्स्ट पोजीशन वाले हैं, और वो भाई साहब 76% वाले हैं। वैसे मैंने कहा बता दूं। अच्छा जी, गर्ल्स के हाइब्रिड में रिजल्ट 48% है, वेरी गुड, ये सबसे अच्छा है। ये किसी भी क्लास का 48 नहीं था, 47 तक था। हाँ हाँ, सबर सबर, तुम सबर करो। तो फातिमा, हाथ खड़ा करें। फातिमा, फातिमा नहीं है आज, हाथ नहीं नजर आ रहा, नहीं नजर आ रहा। अक्सा नासिर, ओके। और ईशा 133163 हैं जी। ये तीनों बच्चे भी इधर तो नहीं बैठा हुआ कोई बच्चा नहीं है। पिछली क्लास में एक चोरी पकड़ी गई है, मैंने कहा नाम लिया, मैंने कहा ये फर्स्ट आया, हाथ खड़ा किया बच्चे ने, मैंने कहा तेरा नाम है हाइब्रिड से, चल उठ निकल। पकड़ा गया था, और पिछले 1 महीने से रोज यहीं बैठ रहा था। इसीलिए मैंने कहा फुल लिस्टें लें, आप लोग अपना काम भी करें, मुझे मेरा काम भी करके दें। फिजिकल क्लास में फिजिकल बच्चा है, ऑनलाइन में ऑनलाइन का बच्चा है, तो इनके लिए भी क्लैपिंग कर दीजिए, तीनों बच्चों के लिए। शाबाश, जज़ाकल्लाह। अब जो है ना, आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, गर्ल्स हाइब्रिड तो जीत ही गई है, बाकी हाइब्रिड के हालात तो ठीक है, पर फिजिकल इज द नालायकिस्ट क्लास ऑफ दिस सेशन। ले आ भाई, नालायकिस्ट। हाँ, दबो मरो बेशर्मो। अच्छा जी, चले जी प्लीज। बच्चों, क्रैशी स्टील वाला सवाल कैसा लगा? अच्छा लगा? जोर का लगा? अच्छा लगा। रिक्वायरमेंट प्लीज बेटा बस कर दे। इस सवाल में ना 2 चीजें मैं डालना भूल गया था, एक कंसल्टेंट की फी और दूसरा सस्पेंशन। ये होती तो फिर मजा आ जाता मजीद। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, जबानी जबानी बता दूंगा, अगर ये भी होते तो क्या होता। रिक्वायरमेंट थी कंप्यूट कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, इस सवाल करने से पहले जरा आज का प्लान सुन लें। वैसे मेरा इनिशियली प्लान ये था कि कुरैशी स्टील को डिस्कस करूंगा, उसके बाद MCQs IS-23 के डिस्कस करके, और फिर छोड़ दूंगा। क्वेश्चन बैंक के सवाल आज डिस्कस नहीं करूंगा, और एक पास पेपर में मसला है, और IS-20 पे मूव करना है। ठीक है, IS-20 के अंदर कुछ चीजें करवानी है, लेकिन इसने ज्यादा टाइम ले लिया, तो फिर MCQs भी डिस्कस आज नहीं हुए। ये करने के बाद गवर्नमेंट ग्रांट पे वापस जाना है, और वहां पे जाकर
कुछ दो एक काम ऐसे करने हैं जिसके बाद आप आईकैप का मेरे हिसाब से एक मुश्किल सवालों में से एक सवाल आपने अटेम्प्ट करना है और घर जाके सर पकड़ के बैठना है और रात को रिव्यू करके फिर रहे होने आपने तक। तो सुबह फिर इंशाल्लाह क्लास जो है वो जब लेंगे उसमें हम सवाल को दोबारा करेंगे, जाहिर है मैंने तो करवाना ही होता है। उस सवाल की तैयारी के लिए फिर मैंने एमसीक्यूज भी डिस्कस नहीं किया। एमसीक्यूज मुझे पता है कि 90% भी नहीं बल्कि शायद सारी हो गए हों, बट स्टिल मैं चाहूंगा कि एक बार उनको 15 मिनट लगा के गो थ्रू कर लें ताकि IS-23 से ऑनवर्ड्स कोई एमसीक्यू हमारे जो है वो पेंडिंग ना हो। ठीक है, चलें आ जाए जी। तो आज का प्लान क्या है, क्रैशी स्टील करना है, रिक्वायरमेंट से बढ़ के करना है। मैंने बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट भी बनाई है, ठीक है ना, वो भी इंशाल्लाह हम जो है वो डिस्कस करेंगे क्योंकि उसी की बेस पर तो फिर होमवर्क वाले सवाल में आपने ट्राई करना है। खैर, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस फॉर द फैक्ट्री बिल्डिंग एज ऑफ 30 जून 2010। ईयर एंड 30 जून 10 हो तो मतलब यकम जुलाई 9 से 30 जून 10, ये बनता है ना साल, ठीक है। ओके, अच्छा जी। इन अकॉर्डेंस विद IFRS बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेशन शुड बी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मंथ्स। वही करते हैं हम, कौन सा को वो काम नहीं कर रहे होते। सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं। ऑन यकम जुलाई 2009, Qureshi Steel signed an agreement with Park Construction Limited for construction of a factory building at a cost of 100 million. It was agreed that factory would be ready for use from यकम जनवरी 11। तो इस दिन एग्रीमेंट हुआ यकम जुलाई 9 पे, तो 30 जून 10 पे हमारा साल खत्म हो जाना, लेकिन कंस्ट्रक्शन ने कंप्लीट नहीं होना। इसलिए तो कह रहा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस निकालो, क्योंकि हमारे साल के एंड पे भी 6 महीने का काम अभी उस पर बाकी होना है। ठीक है, बातें तो नहीं करने का दिल कर रहा, किसी का कर रहा है तो बता दे, मैं निकाल देता हूँ दोनों को, जिन दो का दिल कर रहा है। इधर दूसरी रो में, उधर आखिरी रो में गर्ल्स की जी। अच्छा, यकम चुप कर जाए ना, यकम जुलाई पे एग्रीमेंट साइन हुआ और ये 100 मिलियन का प्रोजेक्ट है। कितना प्रोजेक्ट है जी? 100 मिलियन का। और यकम जनवरी 11 तक ये बिल्डिंग वो कह रहे थे हम तैयार कर देंगे। तो तुमने टेस्ट दिया था जुमे वाले दिन, फिर बैठ जाओ। अच्छा, अब द टर्म्स ऑफ पेमेंट वर एग्रीड एज अंडर 10% एडवांस पेमेंट वुड बी मेड ऑन साइनिंग, का मतलब किस दिन? यकम जुलाई पे। और अगर 10% एडवांस पेमेंट करनी है तो किस अमाउंट की करनी है? जी हाँ, ये जो टोटल प्रोजेक्ट की अमाउंट है, तो पेमेंट की डेट भी आ गई और पेमेंट की अमाउंट भी 100 का 10%, 10 मिलियन पे करना है एडवांस। अच्छा जी, आगे कहते हैं जी वो द एडवांस पेड वुड बी एडजस्टेड एट 10% ऑफ क्वार्टरली प्रोग्रेस बिल्स, जैसे हम करते आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज 5% रिटेंशन मनी वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रोग्रेस बिल्स। रिटेंशन मनी वुड बी, अब ये 5% भी किसका होगा जी? ये 5% भी 100 मिलियन का ही बनेगा अल्टीमेटली। अल्टीमेटली 100% का ही बनता है ना, क्योंकि बिल अमाउंट जो होनी है वो 100 की ही ब्रेकअप होनी है, ठीक है ना। और सही है, हर बिल का 5% काटो तो मतलब पूरे प्रोजेक्ट का 5% ही बनता है। जो पहली एग्जांपल मैंने करवाई थी जिसके अंदर कितने का 500 का एसेट था, तो 50 एडवांस था और 25 रिटेंशन मनी था। तो हर बिल में से 5% काटोगे तो प्रोजेक्ट का 5% ही कटेगा ना। और जाग रहे हो? अच्छा, चले जी। जिन बच्चों ने ना कुछ लेट ज्वाइन किया, एक दो बच्चों ने बात की मेरे साथ, ठीक है, लेट ज्वाइन किया जी, हमें तो बोरिंग कॉस्ट की समझ नहीं आ रही। कब ज्वाइन किया? 2-3 दिन पहले, तो उनको तो भी समझ नहीं ना आएगी। हाँ, जो गवर्नमेंट ग्रांट शुरू हुआ है हफ्ते वाले दिन से, अब उससे तो कम से कम समझ आ रही होनी चाहिए। उनकी कोई रिलेशन है तो नहीं आपस में, लेकिन जिस जगह पर ये जो ऑनलाइन में बच्चों को मैं कहता होता हूँ, या जो बच्चे आए उनको भी कहता हूँ कि फिजिकली कि जल्दी से जल्दी साथ मिल जाए। इसकी वजह क्या होती है, जो एक चीज पढ़ी हुई है स्टार्ट में 10वें लेक्चर में भी, जब वो यहाँ पे यूज होनी है तो जिन्होंने पढ़ी होती है क्लास, हो तो कंफर्टेबल है, जिन्होंने नहीं पढ़ी होती वो पे मुंह उठा के बैठे होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ये बोरिंग कॉस्ट चल रहा है। खैर, खत्म हुआ वैसे तो तकरीबन। अच्छा, पढ़ते आगे, क्या कह रहा है जी? रिटेंशन मनी विल बी रिफंडेड 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। अब फैक्ट्री बिल्डिंग किस दिन कंप्लीट होनी है जी? यकम जनवरी 11 पे। और रिटेंशन मनी वापस किस दिन करेंगे हम? यकम जनवरी 12 पे। हमारा ईयर एंड है 30 जून 10, इससे अगला साल खत्म होगा 30 जून 11, और उसकी भी बात जाकर ये, तो यानी अगर रिटेंशन मनी टाइमलाइन बना दूंगा कहोगे तो बाहर रिटेंशन मनी जो है वो, रिटेंशन मनी पेबल जो है ये नॉन करंट लायबिलिटी होगी। जब भी आपको, अगर अब बैलेंस शीट तो मांगी नहीं हुई थी, वो तो मैंने एंट्री बनवानी है ना, तो तब ये याद रखना रिटेंशन मनी पेबल क्या होगा? नॉन करंट। क्यों नॉन करंट होगा, समझ आई है? चलो, नहीं भी समझ आई जब बैलेंस शीट बनाएंगे मैं उस वक्त दोबारा बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो चलते हैं आगे। प्रोग्रेस बिल्स विल बी रेज्ड ऑन लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर एंड सेटल्ड ऑन 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये जिस तरह से मैंने आपको वो एग्जांपल में कहा था ना, ये वैसा ही था सवाल। ये इनवॉइस डेट है बच्चों, ये वो डेट है जिस दिन हमने एंट्री पास करनी है। CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी क्रेडिट, और अगर कैश पे कर दिया तो कैश क्रेडिट, नहीं तो पेबल क्रेडिट। और यहाँ पे पेबल क्रेडिट होगा, जिस दिन बिल आना है उस दिन पेबल होगा, क्योंकि बिल के आने के 15 दिन बाद हमने रीपेमेंट करनी है।
ठीक है, तो इसका मतलब ये इनवॉइस डेट है, ये पेमेंट डेट तो नहीं है। पेमेंट डेट क्या होगी फिर आप बता दें, ये लिख लेते हैं ना। ये मैं पेमेंट डेट क्यों लिख रहा हूं? अच्छा, वैसे तो आपको ये वर्किंग आपने की होगी पेपर के ऊपर, लेकिन मैं यहीं पे कर रहा हूं, ठीक है ना। पेमेंट डेट, पेमेंट डेट क्यों मैं लिख रहा हूं अलग, कोई पता है? रिसीट पेमेंट, पेमेंट डेट के हिसाब से ये पेमेंट डेट उसमें यूज होती है, ना कि बिल डेट, ठीक है, बिल डेट। अच्छा, 30 सितंबर को जो जो बिल आएगा उसकी पेमेंट हम कब करेंगे? 15 अक्टूबर 2009। जो 31 दिसंबर पे आएगा वो 15 जनवरी 2010। जो 31 मार्च वाला है वो 15 अप्रैल 2010। और जो 30 जून वाला है वो हमारे साल के खत्म होने के 15 जुलाई 2010। तो इसको तो मेरे ख्याल में चलो नंबर करके, नंबर लगा के काट देंगे इसको, ठीक है। अच्छा अच्छा, अभी अब अगली बात सुने। ये अमाउंट ऑफ बिल है या अमाउंट ऑफ पेमेंट है? ये ग्रॉस बिल है। ये क्या है? ग्रॉस बिल। अब जो आपको सिखाई हुई है ना तरतीब वर्किंग की, वो ये है कि आप वर्किंग दोबारा बना रहे होते हैं ना, आपने पेपर के ऊपर थोड़ी बनानी है। आप सबसे पहले रखते हैं ग्रॉस बिल, फिर -10% वहां, -5% टेंशन इज इक्वल टू नेट पेड। लेकिन मैं ना यहीं पर ही बना रहा हूँ, आप लोगों की इजाजत से, है ना इजाजत? नहीं भी है तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन अब मसला सिर्फ ये बनेगा कि ये अमाउंट्स जो है जब निकलेंगी तो ये उलट साइड पे काम चल रहा होगा। यानी ग्रॉस बिल में से 10% एडवांस माइनस, फिर 5% टेंशन मनी, और फिर नेट नेट इस तरफ आ रहा होगा। तो इससे कोई मसला तो नहीं होगा। जरा वर्किंग बचाइए। तो 10% एडवांस और 5% रिटेंशन मनी, और क्या मसला है भाई, 5% रिटेंशन मनी और नेट बिल जो कि पे होता है। पे क्या होता है जी? हमेशा नेट बिल। अब जब 30 का बिल आएगा तो हम 3 उसमें से काटेंगे, डेट भी रख लेंगे उसका, और 25.5 हम उसको पे कर देंगे, वो भी 15 दिन बाद बिल के आने के। 2 1, ये समझ आ रहा है ऐसे भाई? मसला तो नहीं हो रहा? वर्किंग की तरतीब आपने हमेशा वही रखनी है, ग्रॉस बिल, फिर आगे आपने लेस एडवांस, लेस रिटेंशन मनी और नेट। लेकिन यहाँ पे जरा मैंने वो वहां पे वर्किंग करने से जरा बचत की है। नहीं बेटा, कभी भी ऐसा नहीं करते हम। हाँ, हमेशा ग्रॉस। ये देखो ना, मैं यहाँ पे करने भी लगा था। रिटेंशन मनी का भी 5% हमेशा किस पे लगता है? टोटल बिल की अमाउंट पे ही लगता है, और टोटल कॉस्ट पे, और वही बिल्स होते हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये 5% ऑफ टोटल कॉस्ट ही बनता है, कभी भी माइनस करके फिगर पे नहीं लगाते। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आ गया याद, और किसी को याद नहीं तो बताएं, चलते हैं उधर। मैंने एग्जांपल बनाई थी, गवर्नमेंट ग्रांट लेट हो गया हुआ है जी पिछली क्लास में। जी बच्चों, 17 की पेमेंट कर देंगे। समझ तो आ गया ना, याद आ गया ना। 10 मिलियन का बिल वो लाएगा, हम कहेंगे जी एक तुम्हें दे चुके, 0.5 फिर कभी देंगे, 8.5 15 दिन बाद ले जाना। याद आ रही है बातें? 15 मिलियन का बिल लाया तो हम कहेंगे जी ये तो हम तुम्हें दे चुके हैं, 0.75 फिर कभी देंगे, और 12.75 15 दिन बाद तशरीफ लेके आना और ले जाना। तो ये बेसिकली ना, ये मेरी वर्किंग वन बन गई है ऐसे ही, बस बातों बातों में। ओके, सवाल पढ़ते पढ़ते ही। लेकिन आप तो जाहिर सी बात है पर्चे पे तो नहीं बनाएंगे। वैसे ये कोई फर्ज भी नहीं है बनानी, अगर आप जबानी भी कर लें तो कोई मसला नहीं, कर सकते हैं अमाउंट। हाँ, इधर ही की थी आपने भी, ठीक है। जिसने यहाँ पे कर ली एग्जामिनर, अगर वो इन्विजिलेटर माफ कर दे अगर, तो ठीक है। उसमें फिर वो आप जो है वो यहाँ से यूज करके एंट्रीज कर दो। एंट्रीज में इसको नजर आना चाहिए, फिगर्स में नजर आना चाहिए इसको, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद द प्रोजेक्ट हैज बीन फाइनेंस थ्रू फॉलोइंग सोर्सेज, इशू ऑफ राइट शेयर्स। जी, आज तो फिर ऐसे ओनर्स भी पैसे ला रहे हैं इस बिल्डिंग के लिए। 100 मिलियन की बिल्डिंग बननी है तो हर जगह से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 100 मिलियन की बिल्डिंग बनानी थी, घर से ओनर्स 15 मिलियन ले आए यकम सितंबर पे। द कंपनी हैज बीन फॉलोइंग पॉलिसी ऑफ पेइंग डिविडेंड ऑफ 10% फॉर पास्ट मेनी ईयर्स। चाहे ऐसी बातें करते रहे जी हम कई साल से, वैसे भी हम कई साल से 20% दे रहे हैं डिविडेंड, तो हम कहेंगे अच्छा जी ये बताओ अगले साल भी ये दोगे या नहीं? कंफर्म है क्या? नहीं, ये तो प्रॉफिट्स को देख के बंदा डिसाइड करता है ना। ऐसी बातें सिर्फ सवाल में धोखा देने के लिए होती है। तो इक्विटी क्या होती है वो मैंने बता दिया था। डिविडेंड क्या होता है, किस किस किस्म का होता है, कैसे मैकेनिज्म उसका चलता है, पेमेंट होती है, कैसे जर्नल एंट्री होती है, ये सारा कुछ हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी के टॉपिक में जाके सीखना है। यहाँ पे इसकी जरूरत ही नहीं है, हमने बिल्कुल उठा के इसको स्क्रैप कर दिया, क्योंकि मैंने एक लाइन लिख कर काटी थी। ये नहीं कि वहां पे कभी आ सकती, मैंने कहा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज के अंदर आपकी डिविडेंड की कॉस्ट है कॉस्ट ही है कंपनी के लिए। जो ओनर घर से पैसा लाए हैं, उसको बिजनेस ने इस्तेमाल किया, उसकी कॉस्ट क्या पे की? डिविडेंड। बिजनेस ने डिविडेंड पे किया, बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है ना। तो ओनर घर से पैसा लाया, बिजनेस ने इस्तेमाल किया, उसकी कॉस्ट पे की, बिजनेस ने डिविडेंड, तो ठीक है।
लेकिन चूंकि इक्विटी जो घर से पैसा लाए, इक्विटी वो लोन वो बोरिंग नहीं होती, तो फिर इक्विटी अगर बोरिंग नहीं है तो उसकी कॉस्ट यानी डिविडेंड भी बोरिंग कॉस्ट नहीं है। ये लिख के काट दिया था हमने, कभी भी यहाँ पे नहीं आ सकता। तो यहाँ पर भी इसलिए मैंने कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो, मैंने ये रेट को गायब कर दिया, भाई हमें इससे कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है जी, ओके चलें आगे। एक तो हो गया ये राइट इशू। दूसरा, बैंक लोन ऑफ 25 मिलियन obtained on Yakam December 2009. Loan carries a mark of 13%. The principal is repayable in 5 half yearly equal installments of 5 million each along with interest commencing from 31 मई। 10 यकम दिसंबर को लोन आया है, 5 बराबर इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। 25 मिलियन का लोन है तो 5-5 की बनती है ना, ठीक है। अब वो कह रहा है हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, यानी हर 6 महीने बाद हमने किस्त पे करनी है और 6 महीने का इंटरेस्ट भी पे करना है। किस दिन जी? छठे महीने के आखिरी दिन। कैसे? यकम दिसंबर को लोन आया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 31 मई की शाम को 6 महीने पूरे हो जाते हैं, उस दिन 5 मिलियन भी रीपे करते हैं और 6 महीने का इंटरेस्ट भी। और हमारे ही साल में चूंकि किस्त पे हो गई तो आखिरी एक महीना जो रह गया जुलाई जून का, उसमें 25 की बजाय 20 आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। समझ आ रही है ना? लोन प्रोसेसिंग चार्ज ऑफ 0.5 वर डिडक्टेड बाय बैंक एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ लोन। ये एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ लोन ना भी लिखे, सिर्फ लोन प्रोसेसिंग चार्जेस लिखे हो, तब भी हम यही लेते हैं ना कि जिस दिन लोन आएगा उस दिन चार्जेस काट के वो देगा। बैंक कहता है ये चार्जेस हैं लोन के प्रोसेसिंग के, तो जिस दिन लोन दिया उसी दिन चार्जेस डिडक्ट कर लेता है बैंक। ठीक है। सरप्लस फंड्स वर अवेलेबल व्हेन अवेलेबल वर इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स एट 8%। कहीं पूरी एडजस्टमेंट में ये नहीं बताया उन्होंने स्पेसिफिक लोन है कि जनरल है जी। अगर सवाल खामोश हो तो हम स्पेसिफिक लोन अज्यूम करते हैं लोन को, ठीक है ना। अच्छा जी, लेकिन ऊपर वाला तो लोन ही नहीं है ना, इक्विटी तो लोन है ही नहीं ना, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक लोन। ऊपर से क्या कह रहा था? प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस थ्रू फॉलोइंग सोर्सेज। इक्विटी आई, ये लोन आया, हमने कहा स्पेसिफिक है। और तीसरा, कैश विड्रॉल फ्रॉम एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, जनरल लोन है, ठीक है। अब जनरल लोन के ऊपर ये डब्बा मैंने पिछली क्लास में लगाया था, आपकी क्लास में मैंने नहीं हटाया। ये है वो बक्सा जिसमें आपने इसको एडजस्टमेंट को बंद करके साइड पे रख देना है, पूरा सवाल करते हुए इसको नहीं देखना, क्योंकि जनरल लोन का आना जाना, इंटरेस्ट का पे होना, बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की वर्किंग के अंदर इसको कभी भी हमने यूज नहीं करना, ठीक है। लो जी, सवाल तैयार है, जवाब हमने तैयार करना है, ठीक है। ओके, शुरू करें जी। सबसे पहली चीज, रिक्वायरमेंट क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। नंबर 1, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, वेरी गुड, बोला किसी ने बोला जी। कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स, कॉस्ट कंस्ट्रक्शन। और ये पिछले 2-3 सवालों से ना ये वाली बात इंपॉर्टेंट हुई पड़ी है जो हमारे सामने आए। पेमेंट नहीं लेते हम, कॉस्ट लेते हैं, आखिरी पेमेंट नहीं हुई पड़ी होती, ऐसे ही है ना। उसके बाद ये वो वाली चीजों की मैं जगह रखता हूं कि अगर IAS 16 वाली कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आ जाए तो वो भी यहां पर ऐड होती है एसडी कॉस्ट में, ठीक है ना। और तीसरा वो स्टैंडर्ड जो एक हफ्ता मैंने पहले शुरू किया था, बड़े दिन हो गए वैसे, ये निकालने के लिए हम वर्किंग कर लेंगे। वैसे रिक्वायरमेंट सिर्फ आपके सामने मैंने लिख दी है, यही है, ठीक है। हाँ, वो हम पे रिक्वायरमेंट कच्ची लस्सी की तरह बढ़ाते जाएंगे, रिक्वायरमेंट बैलेंस शीट बना दो, इनकम स्टेटमेंट ऐसे चलेंगे, वो तो अलग बात होती है, आपको पता है, ठीक है। लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट बस इतनी सी, ठीक हो गया, सही है। अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में मिल जाएगी, कोई कंसल्टेंट फी, मैप फी वगैरह नजर आई, वो भी लिख लेंगे। फिलहाल सबसे बड़ा मसला क्या होता है इन सवालों में? बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी, जो वो निकालें तो वो निकाल लेते हैं हम। तो वर्किंग नंबर माधुर के साथ 1 अब मैं उस पर लगा चुका हूँ, इसलिए वर्किंग नंबर 2 इसको कर दें। वर्किंग 1 उसको कह दिया ना मैंने, और जिसने नहीं की पर्चे पे वो बस ठीक है, इसी को वर्किंग 1 कह दे, वो क्या मसला है जी। ये है बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। यार कोई मार्कर तो रिफिल कर दें, यही मैंने भी रखा था ना। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले होता है जी लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, सवाल के अंदर आ भी रहा था, ठीक है। नहीं सर, ये वाला पहले ये दोनों दे देने, आप जो भी आया रिफिल कर दें। उसके बाद जी इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन
अब भाई देखो, लोन तो एक ही है, लेकिन हमारे साल में एक किस्त पे हो रही है उसकी, तो इस वजह से एक लाइन के अंदर ये इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट नहीं होगा, 2 लाइनें आप 3 छोड़ दिया गए। उसके बाद लेस इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, और उसके बाद जी लास्ट है इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल। बस काश के मैं ना भूला होता और मैंने सस्पेंशन एक लाइन ही डालनी थी, डाल देता बीच में, चस आ जाती सवाल। बटों में फासला आता, मंथ्स लिखते, उधर भी रिसीट पेमेंट जब बनाते तो उसमें भी सिर्फ उतने महीने का इंटरेस्ट पेमेंट लेते जितना। ये सारी बातें याद तो है ना? मतलब नहीं है, किसी और टेस्ट में आ जाएगा, जब टर्म टेस्ट में आ जाएगा, मॉक में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट तो टेस्ट हो ही जाता है, आई कैप में आ जाएगा, लेकिन पता तो है ना हमें। चलो चलें जी, यहाँ से हम बोरिंग कॉस्ट निकाल लेंगे टू बी कैपिटलाइज। कितने को थे याद करें, 4-5 लाइनें थी यहाँ पे चाहिए। चले ठीक है, पिछली क्लास में मैंने कर लिया ना, मुझे याद है। चल ले जी, सवाल मेरा हो गया, बस अब जवाब लिख लेते। सवाल तो हो गया, ये सवाल की ओरिजिनल रिक्वायरमेंट बस इतनी सी है, उसके लिए इतनी वर्किंग, हाँ एक वर्किंग और बनानी पड़े शायद रिसीट पेमेंट की, ठीक है, जब आगे बढ़े तो ओके। अब सबसे पहले मैं आपको कहा था सबसे आसान नंबर ले लिया करो, वो है इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन, लेकिन स्पेसिफिक लोन के इंटरेस्ट एक्सपेंस की कैपिटलाइजेशन के लिए जो रूल है, कमेंसमेंट हम करते हैं लेटर ऑफ लोन रिसीव। बोलो, पास होना तो बोल लो, वरना बेशक ना बोलो। एक मिनट सब चुप कर जाओ, बोलो जरा, मुंह हिलाने वाले बोलो कमेंसमेंट। आप जैकेट वाले भाई, कमेंसमेंट स्पेसिफिक लोन की कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन कब से शुरू करते हैं? भाई मैंने आपको नहीं कहा, बोलो। हंस के ना दिखाओ मुझे, पेपर में हंसा निकलना है तुम्हारा, यहाँ पे हंसी निकल रही है। इंसान बना करो और बातें मत किया करो, जरा दूर होके बैठो भाई, तुम खबे सजे वाले, बटों में फासला रखा जाए जी। यार पढ़ लो यार, ना क्या करो ऐसे। आपको मेरा गला खराब एक्चुअली मेरा गला खराब था, वरना बता लेना था। स्पेसिफिक लोन की कमेंसमेंट हमने करनी है, ध्यान से सुनो। ये क्यों नहीं आपको याद? क्योंकि आप लिखते नहीं घर पे। जब मैं कहता हूँ हर सवाल में लिखा करो, जिन बच्चों ने लिखा उनको याद हो गया, मैंने तो आज नहीं लिखना, मैंने तो स्टार्ट के अंदर 3-4 दिन लिखा था। तो स्पेसिफिक लोन की कमेंसमेंट होती है लेटर ऑफ लोन रिसीव, वर्क स्टार्टेड और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। दिल तोड़ दिया यार आपने, हार्ट ब्रोकन। बस यार छोड़ो यार, क्या आप इसको मैं कहूँ। ये देखो भाई, ये मैंने बात की थी, ये मैंने शुरू में बात की थी। स्पेसिफिक लोन्स का रूल है कि कमेंसमेंट करते हैं लेटर ऑफ लोन रिसीव, वर्क स्टार्टेड और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, और सिजेशन होती है वर्क कंप्लीशन पे। अगर ईयर एंड पहले आ जाए तो उस पर भी हो सकती है। जबकि जनरल लोन के लिए हमने कहा था ये लेटर ऑफ वाला रूल नहीं है, अमाउंट ऑफ पेमेंट पकड़ो और डेट ऑफ पेमेंट से कैपिटलाइजेशन शुरू कर दो। जनरल रेट, अगर एक से ज्यादा लोन हो तो एवरेज, वरना सिंगल का वही, ठीक है। तो ये रूल बहरहाल आपको याद होना चाहिए था, लेकिन आपने बट इन वेन, आपने भी उस्ताद का दिल तोड़ दिया आज। जी ओ टेस्ट 4। चलें जी, अल्लाह आपको हिदायत दे, पढ़ने की तौफीक दे, अल्लाह आपको भी पास करे, लेकिन उसके लिए मेहनत चाहिए। फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। अच्छा जी, हाँ जी भाई, शुरू करें आगे काम। तो कमेंसमेंट और सिजेशन, अब हम तो ये चीजें लिखेंगे नहीं, हम तो जबानी करेंगे, क्योंकि हमें याद हो जाएगा। जिनको याद नहीं है, खुदारा हर बार सवाल में लिखा करो उसको, बल्कि आप लोग लिखते रहा करो, आपको ये माफी नहीं है। सिर्फ आई कैप के पर्चे में आपको इसकी माफी है, वरना बददुआ है उस्ताद की कि भूल जाओ। जब तक आई कैप के पर्चे में नहीं पहुंच जाते, हर सवाल में लिखा करो क्या स्पेसिफिक लोन की कमेंसमेंट होगी लेटर ऑफ लोन रिसीव, वर्क स्टार्टेड, फर्स्ट पेमेंट। अब मेरी तरफ से ये छुट्टी खत्म, सिर्फ आई के पर्चे में ऐसे कर लेना, वरना टेस्ट में भी इजाजत नहीं है आपको करने की। और जिसके टेस्ट में, बोरिंग कॉस्ट के टेस्ट में ये वर्किंग मुझे हुई भी नजर नहीं आएगी, मैं उसके 2 नंबर काट लूंगा, ठीक है। ऑनवर्ड्स जी, ये मैं बता रहा हूँ क्लास टेस्ट के लिए, जिसकी सिर्फ उस भाई की वजह से आज हुआ है सारा कुछ। आप लोग बात कर लेना क्लास के बाद भाई से, ठीक है ना। तो कमेंसमेंट सिजेशन, कमेंसमेंट स्पेसिफिक लोन वाला रूल, जिसकी स्क्रिप्ट पे, आंसर स्क्रिप्ट पे ये वर्किंग नहीं होगी, सुन रहे हैं साकिब, अल्लाह करे सुन रहे हो, साकिब नहीं सुन रहे कहीं पे, ये 2 नंबर हमने उसके डिडक्ट कर लेने, मैं उन्हें स्पेसिफिकली कह दूंगा, ठीक है जी। अच्छा जी, चलें छोड़ें, अब टाइम ज़ाया हो रहा है। हाँ जी, फर्स्ट लोन वर्क स्टार्टेड यकम जुलाई को, क्योंकि सवाल खामोश है तो ये ज्यूम करेंगे ना कि जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन वर्क स्टार्ट हो गया, तो ठीक है, वर्क स्टार्टेड।
फिर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट 15 अक्टूबर को, और लोन रिसीव्ड यकम दिसंबर को। लो, तो कमेंसमेंट लेटर कौन सी डेट बन गई? ना हमें लोन रिसीव्ड, ना हमें वर्क स्टार्टेड से कोई सरोकार है, ना फर्स्ट पेमेंट से। ठीक है, यकम जुलाई को काम शुरू हुआ, उसी दिन पहली कंस्ट्रक्शन पेमेंट भी होगी थी एडवांस की। ठीक है ना, यकम जुलाई को ही, बल्कि पहली कंस्ट्रक्शन पेमेंट इधर नहीं हुई, ये 15 अक्टूबर पे लाइन मैंने गलत लगाई है, माजरत, मैं भूल गया था, एडवांस है। यकम जुलाई को एडवांस हमने पे किया था कंस्ट्रक्शन का, वो याद आ रहा है? ये एडवांस 10% पे किया था, ये यकम जुलाई को साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दिन पे कर दिया था ना। तो वर्क स्टार्टेड भी यकम जुलाई, फर्स्ट पेमेंट भी यकम जुलाई। लेकिन ये हमारे लिए क्या मसला है, वो यकम जुलाई तो साइड पे होगा, क्योंकि लोन रिसीव किस दिन हुआ है? यकम दिसंबर पे। तो कमेंसमेंट होगी यकम दिसंबर 2009। अच्छा, अब सिजेशन तो बनती है, वो यकम जनवरी 2011 पे, लेकिन उससे पहले हमारा ईयर एंड आ गया 30 जून 2010। तो फिर हम 30 जून 2010 पे सब कुछ ही रोक देंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस, अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, इसको रोक देंगे। इन्वेस्टमेंट इनकम को रोक देंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन को रोक देंगे। डेप्रिसिएशन को भी रोक देंगे। बेशर्मो डेप्रिसिएशन होगी, रोक देंगे। नहीं है तो कौन है? डेप्रिसिएशन है ही नहीं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। अच्छा, हद होगी, जाग के बैठो। अच्छा जी, ले जी, तो कमेंसमेंट यकम दिसंबर को हो और सिजेशन 30 जून को हो, तो कितने मंथ्स बन रहे हैं जी? 7 महीने। तो 7 महीने की इस लोन की, स्पेसिफिक लोन की बोरिंग कॉस्ट को, 7 महीने की बोरिंग कॉस्ट को क्या कर देंगे? कैपिटलाइज 7 मंथ्स। ओके जी, डन। ओके, चलें, अब तो सारा कुछ ही हो गया। अब तो ऐसे सेटिंग कर लें कि बार बार ना चलना पड़े जी। अब भाई 25 मिलियन का लोन लिया है, सबसे पहले इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट जो कि अप्लाई वो निकाल रहे हैं, ठीक है ना। 25 मिलियन का लोन लिया है, 13% इस पे इंटरेस्ट रेट है, और पहली किस्त भी हमारे साल में पे हो गई है। ठीक है, तो 25 मिलियन आउटस्टैंडिंग रहा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 6 महीने। बेटा वो उसका लोन प्रोसेसिंग चार्जेस का इंटरेस्ट की कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता, लोन आउटस्टैंडिंग नहीं होता। लोन 25 मिलियन का ही है, ये चार्जेस अलग से जेब से निकाल के हम देते हैं उनको, ठीक है ना। लोन 25 मिलियन का ही है। ओके, ये अभी तक वैसे कभी ऐसा किया नहीं, आपके दिमाग में ये कैसे आ गई बात, मुझे नहीं बताया आपने। भाई साहब पता क्या कह रहे थे? सुना आप लोगों ने? कह रहे हैं कि 25 मिलियन का लोन लिया और उन्होंने जो प्रोसेसिंग चार्जेस लिए वो नेट करके लोन को 0.5 कर दें। अगर इस तरह बात करो ना, लोन को 24.5 कर दें, अस्तगफिरुल्लाह। अगर आप ये बात करें तो फिर तो मेरे ख्याल में लोन 25.5 हो जाना चाहिए, और फिर उसमें से 5 निकल के फिर वो 25 रह जाना चाहिए, अगर आप ऐसे भी कहो, ठीक है ना। ये पैसे दे रहे हैं हम उनको। अच्छा सुने, थोड़ी सी सादा सी बात है, तो चार्जेस हम जेब से निकाल के देते हैं। 25 मिलियन का लोन है, सादा को सादा ही रखें, ठीक है। अच्छा सुने, 25 मिलियन का लोन 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहा, और फिर 5 मिलियन रीपे होकर 20 मिलियन का लोन हमारे साल में 1 महीना आउटस्टैंडिंग रहा। ये बात समझ आती है? नहीं समझ आई? ये बात तुम्हें समझ नहीं आई तो इससे अगले वाले भाई को नहीं समझ आई। नहीं ना समझ आई, इधर देखो अब। हाँ सही कह रहा हूँ, शक्ल बता रही थी। 25 मिलियन इंटू 13% इंटू 6/12, इधर देखो। हालांकि ये मंथ्स लिखने की जरूरत नहीं है, पर आपकी जात की खातर मैं लिख लो, पिछली क्लास में लिखा था मैंने, ठीक है। हमने ये लोन लिया था यकम दिसंबर को, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 31 मई की शाम को 5 मिलियन की एक किस्त पे होगी, सवाल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 25 मिलियन फिर कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा? ये 6 महीने, उसका इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद 5 मिलियन रीपे हो जाने के बाद लोन आउटस्टैंडिंग कितना रह गया? 20 मिलियन इंटू 13%, और हमारे साल के अंदर सिर्फ एक महीना, ठीक है, वो है जुलाई का, तो इंटू 1/12, ठीक है। वो बाद में कर लेते हैं, ये सिर्फ मई का महीना है। अब बात समझ आई है? किसी को ये समझ नहीं तो पूछ ले। ओ सॉरी, मैंने जुलाई का नहीं बेटा, जून का, खुदा का नाम है जुलाई। मैंने 1 महीना पीछे किया, आप 1 महीना आगे ले जाए जी। ये समझ ना आई हो, 6/12, 1/12 तो पूछ ले, हाइब्रिड, क्लियर है? ओके, अगला काम क्या है जी? इन्वेस्टमेंट इनकम निकालनी है और जनरल लोन का इंटरेस्ट निकालना है। जनरल लोन की भी पेमेंट की अमाउंट में वहीं से मिलती है, डेट भी वहीं से मिल जाती है। तो इसका मतलब अगला काम हमें क्या करना पड़ेगा? रिसीट पेमेंट बनाना पड़ेगा, और रिसीट पेमेंट बनाने के लिए हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, डेट वाइजे नंबरिंग करते हैं जी। सबसे पहला काम क्या हो रहा है जी? यकम जुलाई पर 10% एडवांस। ओके, कहा भी था कि ये वो सवाल होगा इस तरह का जिसमें लेटर से रिसीट पेमेंट शुरू नहीं हो सकेगा, देख लो।
न इक्विटी आई न स्पेसिफिक लोन आया, लेकिन प्रोजेक्ट की पेमेंट हो गई और वो कह रहा है जनरल लोन से है, रख दे इसको जेब में, रख दे, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इससे ले लो या मुझे दे दो, मुझे पकड़ा दो, इसको कल मिलेगा, दे दे इधर ना, ये बदमाश गई फोन, अब आई फोन कहाँ है, अब तो गई फोन। अच्छा जी, तो ओके, अब नंबरिंग कर लें जी। सबसे पहला काम क्या हुआ जी, एडवांस पेमेंट हुई, ठीक है। तो मैं कह रहा था, अच्छी वाली मैं अहम बात कर रहा था कि ना इक्विटी रिसीव हुई ना स्पेसिफिक लोन आया, लेकिन पेमेंट हो गई, और वो कह रहा है जनरल लोन अवेलेबल है, तो इसका मतलब फिर उस दिन से शुरू करेंगे जिस दिन पहली पेमेंट हुई है। ये लेटर वाला नहीं है, ठीक है। किसी और ने मोबाइल यूज किया तो मुझे पता लग जाएगा, वहां से भी मोबाइल जमा हो जाना है। इधर ही मुझे एक दो केसेस लग रहे हैं, नजर आ रहे हैं, जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, मत करें। अच्छा जी, उसके बाद उस साल को पता होता है। उसके बाद जी जुलाई हो गया, बाद में अगस्त गुजर गया, सितंबर भी गुजर गया, नहीं गुजरा। यकम सितंबर 2009 पे ओनर्स घर से पैसे लाए हैं, आप ओनर्स के पैसे कैसे भूल सकते हैं, यकम सितंबर, ठीक है। उसके बाद फिर सितंबर गुजर गया, अक्टूबर गुजर गया, अक्टूबर भी नहीं गुजरा, हो नंबर 3, ठीक है, पेमेंट हो गई। उसके बाद जी फिर अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, नहीं गया, दिसंबर पर लोन आया, लेकिन साथ ही बिल्कुल जी, साथ ही लोन प्रोसेसिंग चार्जेस भी हैं, ठीक है। ये लोन प्रोसेसिंग चार्जेस 0.5 मिलियन के जो हैं, ये भी 4 ही है, तो फिर ये 4B है, 4A, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, चलो, तो दिसंबर गया, जनवरी गया, फरवरी, जनवरी भी नहीं गया, 5 नंबर ये आ गया। फिर जनवरी अब तो गया ना, फरवरी गया, मार्च गया, अप्रैल गया, मत जाने दो फरवरी, ये मार्च को किधर गया, फरवरी में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। मार्च में क्या हुआ, अच्छा, ऐसे में जज्बाती हो रहा था, नंबर 6। फिर जी मई गया, जून गया, बस जुलाई, मई भी नहीं गया। 31 मई है बच्चों, इधर देखो, 31 मई पर लोन की प्रिंसिपल अमाउंट भी पे होनी है और इंटरेस्ट भी पे होना है। तो किसी सवाल में जिंदगी में 7 नंबर तक नहीं पहुंचे थे आप। और जब पहले दिन मैं नंबरिंग करा था, कुछ बच्चे हंस रहे थे ये देखो, जहां तक पहुंचने के लिए वैसे सवाल में शुरू करना था ना हमने, और तो और ये 8 नंबर है, हाँ, लेकिन हम इसको इग्नोर करेंगे, बता रहा हूँ 8वें नंबर तक पहुंचे हम इस सवाल में नंबरिंग करते हुए, ठीक है। लो जी, नंबरिंग होगी। इस बेचारे डिब्बे को पता नहीं कहां स्टोर में रखा हुआ है आपने, ठीक है ना, क्योंकि इसको सिर्फ हमने एंड पे ओपन करना है, सिर्फ रेट निकालने के लिए, वरना तो हमें यहां से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। अपने रिसीट पेमेंट से हमारे पास अमाउंट भी आ जाती है, डेट भी आती है। यार ये क्या डिस्टर्बेंस चल रही है साकिब, ये टेस्ट वापस हो रहे हैं यार क्लास के दौरान, हद हो गई यार। आपको नहीं पता क्लास में डिस्टर्बेंस होती है इससे, जरा आओ ना इधर के, हो क्या रहा है। ओके, आप भी जाओ, मैंने गुस्से से देखना है, लेट हो गया, चलो। अच्छा जी, ओके, रिसीट पेमेंट स्केड्यूल वर्किंग नंबर, वर्किंग 3 पे पहुंच गए हम। अच्छा, बातें बेटा बंद कर दें, हाइब्रिड में भी इंश्योर करें भाई, ये जो दोनों लोग मौजूद हैं हाइब्रिड में, कोई बच्चा बात ना करे प्लीज, मैं सख्ती से कह रहा हूं। और अगर मुझे शिकायत मिल गई तो जो बंदे वहां खड़े हैं उनकी खैर नहीं है। इक्विटी आ गई है जी, इक्विटी स्पेसिफिक, खड़े हो जाओ, पीछे चले जाओ, तुम कोर्ट वाले से पहलवान अपने से आगे वाले को बता दो, मुझे पता है तुम नहीं बोले, पीछे चले जाओ, जाओ कर लो जो करना है। ये पहलवान मेरा दोस्त है, बंदे लेके आने से पहले सोच लेना। बैठ जाओ। अच्छा जी, शुरू करें जी। यकम जुलाई 10 एडवांस, अच्छा ये लो, एडवांस पेड 100 मिलियन का इक्विटी, नहीं स्पेसिफिक लोन, नहीं जनरल लोन, तो इसलिए ये लेटर से नहीं बन सकता था। ये मैंने जबानी कलामी आपको बड़ी दफा बताया था, रिफिल करके लाया था ये माँ, ठीक है। तो आपने नहीं बात मानी उस वक्त मेरी, देख लो, ठीक है। कितने बच्चों ने इसको यकम जुलाई से शुरू किया था, कितनों ने लेटर से शुरू किया था, लेटर से, कितने बच्चों ने टेस्ट दिया था, कितने बच्चों ने रिसीट पेमेंट यकम जुलाई से शुरू किया था,
कितनों ने लेटर से शुरू किया था? बाकी मतलब वो जो हाजिरी लगवाने गए थे। ठीक है जी, नया रूल भी पास हो चुका है। अब जिस बच्चे के 30% से नीचे मार्क्स होंगे उसको भी सजा मिलेगी। सजा में इंशाल्लाह तजवीज कर लूंगा नेक्स्ट रिजल्ट पे। ओके, यकम जुलाई 2009 पे एडवांस पेड, समझ गए होंगे आप लोग। अब ये सिर्फ हाजिरी लगाने जाते हैं ना जो, अब उनकी भी खैर नहीं है आइंदा से। यकम जुलाई 2009 पर 10 मिलियन पे हुआ, 1 हो गया। तबीयत वैसे मेरी खराब होना शुरू हो गई ये बात सुनकर। नंबर 2, 1 सितंबर आई। बातें मत करना आप बिल्कुल भी। इक्विटी लिख दो, राइट इशू लिख दो, कुछ भी लिख दो, आपकी अपनी वर्किंग है। बस आया कितने? 15 मिलियन की अमाउंट सही लिख लेना, ठीक है। स्पेसिफिक लोन के कॉलम में। अच्छा, इक्विटी आई है तो इक्विटी कॉलम में सर लिखें, क्या कर रहे हैं? ठीक है, ओके। उसके बाद 2 के बाद 3, 15 अक्टूबर नेट बिल पेड करेंगे 30 मिलियन। ना 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 ना, सही कह रहे हैं ना 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 ना, ये कह रहे हैं जी 30 मिलियन की तो अमाउंट है ग्रॉस बिल में। CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी क्रेडिट और पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट, जो कि फिर पे होगा 15 दिन बाद। सही जगह पहुंचा हूं, सुभान अल्लाह। तो ये 25.5 की जो नेट पेमेंट है ना, ये इक्विटी को देख के क्या करेगी? बड़ी आई इक्विटी, पहले बिल नहीं उसका तख्ता। तो 25,000 या 5, हमने यहां पर रिसीट पेमेंट बनाना है। यहां पे देखो फर्क है, यहां पे लेंगे, इधर क्या, यहां पे लेंगे ग्रॉस बिल, ये CWIP है, ठीक है, लेकिन पेमेंट नेट हो रही है, जिसमें एडवांस भी एडजस्ट हो रहा है, जिसमें रिटेंशन मनी भी, ठीक है। तो डेट फरमाएं क्या है? 15 अक्टूबर 2009, फर्स्ट प्रोग्रेस बिल पेड। बिल पेड, हाँ, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड तो होना है, रिकॉर्ड तो होना है। लेकिन ये देखो बेचारा इक्विटी का बैलेंस 20 जी। अब 15 इक्विटी में से गया। अच्छा, एक बात तो आपने बताई नहीं, सॉरी, ये बाद में लिखते हैं। पहले यकम सितंबर को आया था तो बैलेंस में भी तो लिखना था ना। ये कभी नहीं लिखना, ये कभी नहीं लिखना, सिर्फ स्पेसिफिक लोन, सिर्फ स्पेसिफिक लोन, ठीक है ना। ये 15 चाहे यकम सितंबर को आके 15 अक्टूबर तक वेला पड़ा रहे, बैलेंस कॉलम इसको लेकर नहीं जाना। चले जी, अब 15 ये पे हो गया, स्पेसिफिक लोन अभी भी कोई नहीं आया हुआ, तो जनरल लोन से फिर पेमेंट हो गई। इधर तो बैलेंस सिर्फ तब जाके आता है जब कोई स्पेसिफिक लोन आए और वो वेला पड़ा हो। ओके, और एक सरप्लस। ओके, कौन सी डेट है जी? 15 हो गई। चलो, अब ये नंबर कौन सा था? 3। उसके बाद ओ लोन हैज कम, लोन आ गया है 25 मिलियन का, 0.5 मिलियन का लोन प्रोसेसिंग चार्जेस भी हैं। यहां भी लिख लो ना, कहीं भूल ही ना जाए पॉइंट, ये उसके नंबर ही ना मिस हो जाए। हर जगह रुपीज इन मिलियन मत लिखो, बस रिक्वायरमेंट पे एक बार लिख दो रुपीज इन मिलियन। ओके जी। तो यकम दिसंबर 2009 लोन रिसीव्ड 25, और इसी दिन लोन प्रोसेसिंग चार्जेस 0.5, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक 20, ये आएगा बैलेंस रिकॉर्ड। डन। नेक्स्ट जी, एक्सक्यूज बेटा। वजह कभी ऐसा किया था पहले? आज क्यों करें बेटा? ये लोन आ गया ना जब, तो इसी के अंदर से ही पेमेंट कराएं फिर, ठीक है ना। नहीं, वो आपने बात और पूछी थी, अगर इस कॉन्टेक्स्ट से पूछे तो वो और बात होती। ये रिसीट पेमेंट बना रहे हैं जिसमें से इन्वेस्टमेंट के लिए बैलेंस निकालना है, ये समथिंग एल्स। यहां पे बात हो रही थी उस वक्त के लोन जब बैंक से आया है, तो हमने उस बैंक के लोन को क्या पैसे देकर नेट के लोन 24/5 कर ले। नेट का लोन 24/5 नहीं हुआ, लोन 25 का ही है। वहां रिसीट पेमेंट में हमने नेट में पेमेंट बैलेंस निकालने के लिए यूज करनी थी, तो वहां पर ये कर रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे थे? आप कह रहे थे कि लोन ही 24.5 मिलियन का इस दिन से रिकॉर्ड कर ले। नहीं, ये बेतुकी बात है। लोन 25 मिलियन का है, 5 करके वापस होना है, प्लस इंटरेस्ट होना है। लोन को मत छेड़ दो, लोन का एग्रीमेंट अलग हुआ, उसमें चार्जेस थे, वो चार्जेस हमने निकाल के जेब से पे किए हैं। लेकिन वहां रिसीट पेमेंट की वर्किंग करते हुए ना, हमने चूंकि हर रिसीट पेमेंट लेनी है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो जिस दिन लोन आया उसी दिन लोन प्रोसेसिंग चार्जेस माइनस हुए हैं, तो उस दिन नेट करके नेट अमाउंट को देखो ना, आपने सरप्लस को इन्वेस्ट करना है। तो 25 मिलियन से आपको 0.5 तो फिर यूज हो गया है ना ऑलरेडी, वो भी तो इसीलिए यूज हुआ है। 24.5 जो है वो अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट है, वो डिफरेंट चीज है। एग्रीमेंट वो ना छेड़ दो कहीं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहां पे रोक दिया था। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये समझ आइए बात सबको? भाई क्या कह रहे समझ आइए आप? मुझे अब समझ आइए भाई क्या कह रहे थे। भाई कहते लोन ही 24.5 मिलियन करने, अस्तगफुरुल्लाह। लोन नहीं, लोन का एग्रीमेंट अलग हुआ है।
उन्होंने पैसे चार्जेस अलग लिए हैं। रिसीट पेमेंट में चूंकि हमने सरप्लस बैलेंस और इन्वेस्टमेंट निकालना होता है तो हर रिसीट पेमेंट को ले रहे होते हैं, तो इसलिए उस तरतीब को वहीं भी रखने जैसे सिखाया हुआ है। ओके, अच्छा जी 5 नहीं समझ आ रहा? ओके 15 वो साथ वाला बैठा कह रहा है उसको नींद आई हुई थी, साथ कह रहा था पीछे वाले से नहीं आया, वो कह रहा समझ आ गया, साथ वाला कह रहा है नहीं आया क्या, तो एक बार फिर शुरू हो जाएगा, मैं थोड़ा और सो लूंगा। 15 जनवरी 2010 में क्या हुआ? सेकंड प्रोग्रेस बिल पेड कितना? अब 17 पे हुआ, 7.5 अभी भी बैलेंस बाकी है, ठीक है। उसकी अच्छा देखो 17 मिलियन नेट बिल पे होता है, ठीक है ना, और पेमेंट की डेट पे कर रहे हैं, बिल की डेट पे नहीं कर रहे। फर्क है, बिल की डेट पे सिर्फ डेबिट होता है और पेमेंट की डेट पे रिसीट पेमेंट में रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। ओके, ये रिसीट पेमेंट को डबल एंट्री सिस्टम नहीं चल रहा भाई, ये भूल जाओ, डबल एंट्री सिस्टम अलग है। ये डबल एंट्री सिस्टम में लोन आएगा, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, ठीक है ना, ये अलग है। ये तो हम एक वर्किंग कर रहे हैं जस्ट टू कैलकुलेट दिस बैलेंस एंड दीज अमाउंट्स, ठीक है ना। यहां पे एंट्रीज करने नहीं बैठ जाना, अगर यहां पे एंट्रीज होती तो फिर पूरा वो जितना कैपिटलाइज हो रहा है सिर्फ उतना हम यहां पे शो कर रहे हैं, बाकी कहां जा रहा है भाई, इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस वाला कहां जा रहा है। तो ये याद रखना, ये रिसीट पेमेंट सिर्फ हम निकालते हैं, ये बनाते हैं ताकि हमारे पास ये बैलेंस निकल आए जिसको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करने के लिए हमने इनकम निकालनी है, और ये बैलेंस निकल आए कि अमाउंट भी हो और डेट भी हो, दैट्स इट। ओके, अच्छा तो क्या है जी 15 जनवरी के बाद नंबर 6 15 अप्रैल पे 8:30, 15 अप्रैल 10 पर थर्ड प्रोग्रेस बिल पेड। लेकिन फिर ऐसा भी कभी नहीं हुआ था, तो तुमने टेस्ट दिया, फुल नंबर बताना जरा, चेक कर लूं मैं, चलो ठीक। किस किसने टेस्ट नहीं दिया? ओके जी 8.5 7.5 स्पेसिफिक वाला यूज हो गया और 1 फिर जनरल से, ठीक है। तो जनरल में अभी तक 3 पेमेंट्स हो चुकी हैं जनरल से, ठीक है। और 7A और 7B क्या है? 5 मिलियन रीपेमेंट ऑफ लोन और इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ्स पेमेंट लेनी है। यहां पे हमने 7 महीने का एक्सपेंस कैपिटलाइज किया है, लेकिन रिसीट पेमेंट में सिर्फ पेमेंट लेनी होती है, तो वो 6 महीने की लेंगे। हाँ, अगर इस 6 में से कोई सस्पेंशन आ जाती, लेट्स से 1 महीना, तो कैपिटलाइज कितना होता? 5, तो फिर वहां भी कितना जाता? 5। लेकिन सस्पेंशन थी नहीं, तो कह रहा हूं सस्पेंशन होती और पहले हिस्से में होती, चलो वो भी रिवाइज होता जो 3 दिन से कर रहे थे, है चलो कोई बात नहीं। तो ये कम 31 मई 2010 पे लोन प्रिंसिपल रीपेड कितना जी? 5। और इसी दिन इधर भी डिब्बा लगा होता है, आप भूला ना करें, इधर भी डिब्बा ही होता है, ये डिब्बा इधर भी डिब्बा ही होता है, डेट सेम डेट है, ठीक है ना, मैं लगाता नहीं हूं वैसे जी। इंटरेस्ट पेड 25 मिलियन इंटू 13% इंटू 6/12, ये पे होना है दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। कौन कौन से मंथ है जी? दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये सेम सेम। अगर यहां पर सस्पेंशन होती तो वहां पे भी सस्पेंशन नॉन रूटीन वाली निकाल देते, ठीक है। चलो जी 1.62 कर लें, 6 ही कर लें, 6 ही काफी है, नाम ही काफी है। जी बच्चों 6.6, ये सेम डेट पर है ना, इसलिए इनको डिब्बा लगा लेते हैं ताकि एक ही दफा रेट लगे, एक ही दफा हमारी कैलकुलेशन हो जाए। बस सवाल तो खत्म है, ठीक है, वो तो देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी। चलें जी, अब सबसे पहले हमें मिला ये 10। चलो ऐसा करते हैं, पहले ना इन्वेस्टमेंट इनकम को साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको जरा मिटा, नहीं सॉरी कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ठीक है। चलो पहले इन्वेस्टमेंट तो वही रखते हैं जो चल रही है आज तक। 24.5 यकम दिसंबर से अवेलेबल हुआ, पूरा दिसंबर और आधा जनवरी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, और हुआ भी तो 24.5 इंटू सवाल ने दिया हुआ था लॉन्ग टर्म डिपॉजिट में 8% पर इन्वेस्टमेंट इनकम मिलेगी, एडजस्टमेंट नंबर बी, तो 8% इंटू इधर देखो भाई 1.5 बाय 12, 1.5 क्यों? पूरा दिसंबर और आधा जनवरी। नहीं सही है, समझिए बेटा, आपको समझ नहीं है क्या समझ नहीं है? नहीं मंथली बेसिस पे करना है, तो ये मंथली बेसिस ही है, ये एनुअल नहीं है, ये डेली नहीं है, मंथली है। ये मैंने 1.5 किया है, ना कि मैंने इसको यूं लिखा हो 45 डिवाइड बाय 365, ये डेली बेसिस है। आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है, आपने 2 महीने लिए यहाँ पे राउंड अप कर दिया। हाँ जी
राउंड डाउन कर दिया, राउंडिंग भी गलत की बेटा, राउंडिंग भी गलत की आपने, नंबर कटेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, वेलकम जी। अच्छा जी, नेक्स्ट। समझ तो आ गई ना बेटा, अब समझ सबको आ गई है, मंथली बेसिस का मतलब क्या होता है, समझ आ गई है। अच्छा है, आईकेप में जाने से पहले पहले समझ आ गई है कि इसको 45 दिन नहीं लिखना, 1.5 माह लिख लेना, ये है मंथली बेसिस। डिवाइड बाय 365 ना करना, डिवाइड बाय 12 करना, ये मंथली बेसिस होती है, ठीक है, साल में 12 महीने। ओके जी। 7.5 यकम जनवरी से यकम फरवरी यकम मार्च यकम अप्रैल, 3 महीने बन रहे हैं, बोलो। तो 7.5 इंटू 8% इंटू 3/12, चलो इसके नंबर पूरे मिलेंगे बेटा, इसके नंबर पूरे मिल जाए। ये तो 3 महीने क्या था ना, ठीक है। ओके, गलती में गलती के नंबर नहीं कटेंगे, यहां पे इसके नंबर कट गए, अब आ गई इसके उधर गई, ऐड होकर उधर गई, उसके मार्क्स हैं 0.5, वो किसके मार्क्स हैं, वो मार्क्स इस कॉन्सेप्ट के हैं कि बोरिंग कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड हो रहे हैं, उसके नंबर मिलेंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़े जी। जनरल लोन की बारी आ गई। अब जनरल लोन में आपको बताया हुआ है अमाउंट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ पेमेंट, ये इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। अमाउंट ऑफ पेमेंट, यही है ना, डेट ऑफ पेमेंट, अमाउंट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, ये लाल नुक्ते, अमाउंट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले 10 मिलियन की पेमेंट हुई, 10 मिलियन इंटू, पता नहीं है, पता लगा लेंगे इंशाल्लाह। अब पहले थोड़ी ही देर पहले इन भाई साहब, उन भाई साहब की बरकत से, जैकेट वाले भाई साहब की बरकत से हमें ये रिवाइज करने का मौका मिला, जिसमें स्पेसिफिक लोन रिवाइज हुआ था, साथ में जनरल भी लिखा हुआ था। जनरल लोन क्या है, एक ही बॉल पॉइंट से काम चल रहा है आज। अच्छा जी, जनरल लोन के लिए कमेंसमेंट का रूल क्या है, डेट ऑफ पेमेंट से सिडेशन या ईयर एंड पहले आ जाए तो। अब ये डेट ऑफ पेमेंट हुई है यकम जुलाई 9 पे, और कोई सस्पेंशन वगैरह भी नहीं है, और वर्क इन प्रोग्रेस भी है, तो ईयर एंड पे रोकना पड़ेगा सब कुछ। तो यकम जुलाई 9 से 30 जून तक 12/12 ना भी लिखो तो काम चलेगा। रेट नहीं पता, मिल जाएगा इंशाल्लाह, एंड पे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद 10.5 मिलियन 15 अक्टूबर को आया, इधर देखो पे हुआ, तो 10.5 मिलियन इंटू रेट आ जाएगा अभी, इंटू अब आधे अक्टूबर को साइड पे कर दो, आधे अक्टूबर को साइड पे, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये 8 महीने, और वो साढ़ा जो छोड़ आए थे 8.5, 8.5 मंथली, यहां भी नंबर कट जाएंगे इंशाल्लाह, 8.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है जी। लेकिन जिंदगी में याद रहेगा, नहीं नहीं नहीं, देखो यहां पर ना ये जो टोटल आंसर लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ एक नंबर लगा हुआ है तो वो एक नंबर इस टोटल का है, 0.5 इसका होता है, 0.5 इसका होता है, तो इसका 0.5 कट गया, इसका 0.5 मिल गया, ऐसे होगा, ठीक है ना। हाँ, और जितनी बार होगा ये उतनी बार नंबर कटेंगे। तुम भी देश वाले हो। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। 15 अप्रैल से 1 मिलियन इंटू, पता नहीं बक्सा खोलेंगे तो रेट निकलेगा, बाकी तो कर लें, बक्से में सिर्फ रेट ही निकलना है, देख लो सारा सवाल हो जाना है, ठीक है। अच्छा, अब 15 अप्रैल है, 15 आधे अप्रैल को साइड पे रखो, मई और जून 2 महीने और साढ़ा, यहां भी नंबर कटेगा इंशाल्लाह, ठीक है बेटा। ओके जी, 2 पॉइंट, लेकिन फायदा क्या हो गया, अब जिंदगी भर याद रहेगा। आई कैप में ऐसा होगा तो नंबर नहीं कटेगा इंशाल्लाह, तो ये फायदा होता है असल में, ठीक है, क्योंकि हमारी लड़ाई तो दरअसल आई कैप के साथ ही है ना, ठीक है। यहाँ पे फुल बाटा फुल नंबर ले लो, आई कैप में फेल हो जाओ, फिर कोई फायदा नहीं जी। 6.6 31 मई से तो ओनली 1 बेटा, 31 मई तो गया, सिर्फ जून का महीना है, इंटू 1/12। अब बस रह तो गया है सिर्फ रेट, और इधर देखें, ये डिब्बे को जाके अब हमने स्टोर से निकाला, उसने कहा मुझे क्यों निकाला, हमने कहा क्योंकि हमने रेट निकालना है, ठीक है। तो रेट निकालने के लिए हमने बक्से से इस एडजस्टमेंट को निकाला, और इस एडजस्टमेंट ने बताया कैश विड्रॉल्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक, एवरेज रनिंग फाइनेंस बैलेंस फॉर द ईयर वाज, नाउ दिस इज नॉट क्लोजिंग, दिस इज एवरेज, ये क्या है, लोन आउटस्टैंडिंग, ठीक है। पैसा दिया तुमने स्वेत पकड़ने वाले भाई, समझ आ रहा है, नींद तो नहीं आ रही। और मार्कअप चार्ज बाय द बैंक फॉर द ईयर अमाउंटेड टू, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, फॉर द ईयर, ये स्पिन वाला मसला नहीं है, स्पिन वाले में क्या मसला था, बार बार बातें किया करो ऐसी ताकि याद रहे। स्पिन वाले में उसने कहा था 9 महीने का ये इंटरेस्ट है, हमने कहा था यार देखो हमने निकालना है एवरेज रेट, वो होता है पूरे साल के हिसाब से, पूरे साल का इंटरेस्ट दो, पूरे साल में कितना लोन आउटस्टैंडिंग रहा वो बताओ, हम एक बार जनरल लोन का वो कैलकुलेशन रेट निकाल लें, फिर कोई मसला नहीं है, हम अपने मन से यहां पे खुद लगा लेते हैं कि हमने कितने महीने पे लेके चलना है, तो रेट जनरल निकालते हुए पूरे महीने का इंटरेस्ट। तो स्पिन में ही सिर्फ ये मसला आया था, मैंने कहा इससे पहले उसके बाद कभी भी ऐसा मसला नहीं हुआ, लेकिन हमें पता चल गया, ठीक है। अब 9 मिलियन इंटरेस्ट है, 60 मिलियन लोन आउटस्टैंडिंग है, इंटू 100, आंसर इज, लो जी इतनी तो गल थी, इसको वर्किंग
आखिरी वर्किंग कौन सी नंबर पे चल रही है? इसकी 4 है। चलिए वर्किंग 4, ये आपने छोटी सी वर्किंग वहीं पे आपने कर लेनी थी रजिस्टर पे, ठीक है। तो ये 15%, 15%, 15% और 15%, यहां पे हमने लिख दिया वर्किंग 4। चले जी, अब तो आंसर जी बताने हैं। पहले का आंसर बताएं। 1.46, इन्वेस्टमेंट इनकम 1.84, अच्छा नेट बताया था 0.38 और 1.46 नेट में, ये 1.84 लिखा है जी, अगर एंड वालों को नजर ना आ रहा हो। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स 2.73, ग्रैंड टोटल 4.69, ठीक है। और राउंडिंग का डिफरेंस इज नॉट अ डिफरेंस, ओके। किसी ने 4.7 निकाल दिया वो भी सही होगा, ठीक है जी। ये 4.69 है, ये बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या रह गया? और वो ग्रॉस बिल्स हैं, बिल्कुल। पेमेंट हो या ना हो, 30 जून पे भाई ने बिल भेज दिया ना, तो मतलब इतनी बिल्डिंग भी कंप्लीट है। तो बिल्डिंग की कॉस्ट में 30, 20, 10, 15, ये 15 भी आना है, क्योंकि 30 जून पर उसने बिल भेज दिया, इनवॉइस भेज दिया, और इनवॉइस तभी भेजी जाती है जब कंप्लीट हो जाए। तो पहले दिन से ये बात बोल रहा था, इसीलिए कि ठहर जाओ, 30 जमा जमा, कुछ बच्चों ने यहां पे छोड़ दिया होगा, 15 को भूलना नहीं था। एमएनओ को भी इसे लिखकर बताते हैं जी, ये 15 हमने कॉस्ट में ऐड कर दिया, चाहे पेमेंट में नहीं लिया, पे नहीं हुआ, पेमेंट में नहीं लिया, पर कॉस्ट तो बन गई ना, ठीक है। तो 70, ये 79.69, ठीक है, डन, समझ आ गई। अब सवाल खत्म हो चुका है, ठीक है। अब मेरी तरफ से एडिशनल रिक्वायरमेंट है, अगले 2 मिनट के अंदर आपने मुझे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना के दिखानी है, एक्सट्रैक्ट, जल्दी करें, सब कुछ तो हुआ पड़ा है, जल्दी करें, देखते हैं कितने % चीजें आप लेते हैं और कितने भूल जाते हैं, जल्दी करें जी। कोई बात नहीं, ये नंबर कट गया, बस इसका नंबर मिलेगा, इसका मिलेगा, इसका मिलेगा, इसका 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 सारे नंबर मिलेंगे। क्या नहीं, मंथ्स को राउंड नहीं करना, उन्होंने यही कहा था मंथली बेसिस पे करना है आपने, इसी को कहते हैं मंथली बेसिस। भाई कब पढ़ना शुरू करेंगे आप लोग? आज से कर लेना, कल कभी नहीं आएगी हैं। अभी आज से पढ़ना शुरू कर दो, इंशाल्लाह पास हो जाओगे। आज से पढ़ना शुरू कर दो। ले जी, 2 मिनट होने में 1 मिनट बाकी है। कुछ बच्चे ना सवाल नोट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। कोई भी इस तरफ ना देखे प्लीज। पास होने वाले बच्चे इधर नहीं देख रहे, आई नो। जो बच्चे पास नहीं हो चाहते वो बेशक देख लें इधर, जो बच्चे पास नहीं होना चाहते बेशक देख लें इधर। स्टॉप राइटिंग, गलती से नजर पड़ी थी, अल्लाह तुम्हें माफ करे, मैंने माफ किया। इधर देखे जी, सबसे पहली चीज जो आपको मैंने जबानी बताई हुई थी, दोबारा सुने। जनरल लोन भी तो एक लोन है, लेकिन हम उसका बैलेंस शीट में इस सवाल में क्यों नहीं लिख सकते? नहीं बताया तो हुआ उन्होंने, 90 मिलियन था जनरल लोन का बैलेंस, 90 था ना? हाँ 90 मिलियन है ना? हाँ जी, ये एवरेज बैलेंस है ड्यूरिंग द ईयर। बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं। अगर इस सवाल में यूं लिख दिया होता, एक लाइन आगे ऐड की हुई पड़ी होती कि क्लोजिंग रनिंग फाइनेंस एज ऑन 30 जून 10 इज लेट से 70 रुपए, तो वो 70 रुपए बैलेंस शीट में आ जाता। कि एवरेज क्या है, मैंने आपको कहा था किस दिन ये 60, किस दिन 50, किस दिन 100, किस दिन 120, किस दिन 90, किस दिन 30, ये सारे टोटल करके डिवाइड बाय 365 करके हमें तो बैलेंस दे देता है वो। लेकिन ये एवरेज बैलेंस शीट में तो नहीं आ सकता है ना, बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग आता है। तो जो 30 जून 10 की शाम को बैलेंस होना है वो बैलेंस शीट में आना है। अगर सवाल दे दे और बैलेंस शीट मांग ले तो वो क्लोजिंग भी हमने बैलेंस शीट में लिखना होता है। तो करंट लाइफ और रनिंग फाइनेंस को याद रखना हमेशा, ये होमवर्क वाले सवाल में भी करना है आपने सारा काम, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना। रनिंग फाइनेंस को आपने हमेशा करंट लाइबिलिटीज में रखना है, करंट लाइबिलिटी होती है, ठीक है।
अच्छा, अभी फैसिलिटी है ना, कभी बढ़ गई कभी कम हो गई लायबिलिटी, ये इसको करंट में रखना है। लेकिन आज हमने रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी को क्यों नहीं बैलेंस शीट में शो किया करंट लायबिलिटीज में? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस लायबिलिटी इज नॉट अवेलेबल ऑन 30 जून 2010, दैट्स व्हाई लिखा नहीं, वरना होता। ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, छोड़ो इसको, देखो मित्र, और आपने क्या लिया बैलेंस शीट में? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फिर लोन भाई कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन लोन को करंट नॉन करंट भी करना था, और रिटेंशन मनी पेएबल, वेरी गुड, वो भी लेना था, और एडवांस भी कुछ बचा बड़ा, वो भी आना चाहिए था। हाँ जी, सबसे अहम चीज तो ये थी कि इंटरेस्ट पेएबल भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी ना, ये जो बतानी थी आपको, एक ये है इंटरेस्ट पेएबल, जो आपने यकम दिसंबर से 31 मई का इंटरेस्ट था, वो तो 31 मई की शाम को पे कर दिया था, बोलो। लेकिन जो आखिरी महीने का इंटरेस्ट है, अगर ये प्रोजेक्ट ना चल रहा होता तो उसकी एंट्री होती इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। प्रोजेक्ट चल रहा था तो एंट्री होगी CWIP डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। बात समझ रहे हो ना? यानी इंटरेस्ट पेएबल है तो क्रेडिट होना है ना। जो जून के महीने का इंटरेस्ट है, क्या वो पे हो गया? बोलो। एक ये महीने एक ये 6 महीने का इंटरेस्ट था जो हमने एसेट कॉस्ट में, इसकी एंट्री क्या बनी? अच्छा, अगर ये प्रोजेक्ट ना चल रहा होता तो इस 1.84 की एंट्री नहीं, सॉरी, ये है 1.6, इस 1.6 की एंट्री क्या होती? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन चूंकि प्रोजेक्ट हो रहा था और बोरिंग कॉस्ट अप्लाई हुआ और ये कैपिटलाइजेशन वाला इंटरेस्ट निकला, तो इसकी एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट की बजाय बन गई एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। ये 1.6 तो हो गया, लेकिन ये जो बनता कितना है? 20 मिलियन 30% 1/12 कितना बनता है? 0.24 0.224 कर लें इधर, 1.84 माइनस 1.6 करके बताएं। मैं ये कर रहा हूं इस तरह से राउंड। अच्छा, अब ये एक महीने का इंटरेस्ट है, इसकी अगर प्रोजेक्ट ना चल रहा था तो एंट्री होती इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। लेकिन चूंकि प्रोजेक्ट चल रहा था तो एंट्री हो गई CWIP डेबिट। यहां डेबिट हो गया, डेबिट हो गया, लेकिन कैश की बजाय क्या क्रेडिट करना है? इंटरेस्ट पेएबल। तो ये नहीं भूलना था कि आखिरी महीने का इंटरेस्ट, 6 महीनों का इंटरेस्ट तो पे हो गया, लेकिन ये देखिएगा जरा, सारे बच्चे ध्यान से, तवज्जो से, तसल्ली से, 25 नहीं 20 मिलियन इंटू 13% इंटू 1/12, ये एक महीने का इंटरेस्ट जो है, ये हमने 30 जून की शाम को पे नहीं किया हुआ, बल्कि ये तो अगले साल में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नहीं 30 नवंबर को जाके पे होगा। ठीक है ना? वो 6 महीने इकट्ठे पे होते हैं। ठीक है, तो कितना बनता है? 0.2। ठीक है, ये 0.2 इंटरेस्ट पे बनाना था। ये कितने बच्चों ने लिखा था? नहीं, अभी मैंने अभी भी रिक्वायरमेंट दी नहीं 2 मिनट पहले, अभी हेडिंग ही दी थी हमने, तो हेडिंग ना देते, घर जाके हेडिंग दे लेते, काम पहले करते। हेडिंग जरूरी कि काम जरूरी? जी। कितने बच्चों ने ये लिखा था वैसे? अच्छा, कितनों के ज़हन में था ये आएगा? ये अब कौन प्रूव करे? चलो, उसके बाद है जी लॉन्ग टर्म लोन और इसका करंट पोर्शन। ये तो आसान है, ये तो कब से करते आ रहे हैं। लोन लिया था यकम दिसंबर को 25 मिलियन का, 31 मई को 5 रीपे हो गया, रह गया 20 का पेबल। इस 20 में से अब हमने खड़े होकर 30 जून 10, मैं टाइमलाइन नहीं बनाना चाह रहा, 30 जून 10 में खड़े होकर हम देखेंगे कि अगले साल में 2 किस्तें पे होनी है। एक जैसे ये अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में, एक 30 नवंबर को पे होनी है और दूसरी दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31 मई। तो अगले एक साल में 2 किस्तें पे हो जानी है 5-5 मिलियन की, तो करंट पोर्शन बनेगा 10। अब अगर टोटल लायबिलिटी हमारे पास आज है 20 मिलियन की और उसमें से 10 करंट है, तो बाकी का 10 फिर नॉन करंट है। 20 की ही लायबिलिटी। कितने बच्चों को ये समझ में था कि करेंगे? यही तो सर हमें याद था। अच्छा, रिटेंशन मनी पेएबल नॉन करंट में रखना है या करंट में? जबानी तो ये बात कर ली थी, चलो इसके लिए मैं टाइमलाइन बना ही देता हूं। फिर भी हमारा ईयर एंड है 30 जून 10 और अगला ईयर एंड होगा 30 जून 11। अब यहां प्रोजेक्ट खत्म होना है और रिटेंशन मनी वाले पैसे मिलने हैं, वो भी 1 साल बाद। अब यहां खड़े होकर इस दिन वाली पेमेंट, यहां खड़े होकर अमाउंट जो 1 साल में भी पे नहीं हो रही बल्कि उसकी भी बात पे होनी है, तो वो क्या होगी? फिर नॉन करंट ही होगी ना। तो रिटेंशन मनी ने कहां नजर आना है? नॉन करंट। एडिशनल रिक्वायरमेंट है मेरी तरफ से, टेस्ट में नहीं थी, सोच रहा हूं डालनी चाहिए थी। बेटा बिल्कुल, आपको मैंने ना एंट्री से सिखाया हुआ है, कुछ जबानी नहीं करवाया हुआ। और मैंने आपको बताया था जिस दिन बिल आता है उस दिन एंट्री होती है CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी क्रेडिट और नेट पेमेंट या पेबल क्रेडिट। ऐसे ही CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी क्रेडिट करते करते आखिरी बिल पे आए। CWIP डेबिट करके आए हैं, अभी एडवांस क्रेडिट भी होगा, रिटेंशन मनी पेबल क्रेडिट भी होगा और ये पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर भी नजर आएगा क्योंकि 30 जून पे पे नहीं हुआ। तो ये बिल की डेट पे एंट्री होती थी सारी।
कहे तो ओपन करूं वो एग्जांपल, याद आ रहा है कुछ कुछ, बस चीजों को संभालना ही होता है। इससे वैसे इस लेवल तक भी आईके अभी नहीं गया हुआ जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं, कर ली हमने, बस ठीक है, तसल्ली से इस चीज को संभाल लें, जितना पढ़ लिया हमने, इंशाल्लाह आप सेफ हैं अल्लाह ने चाहा तो, बाकी तो अल्लाह के काम ने जी। तो अब रिटेंशन मनी पेएबल, ये 4 पेमेंट्स ऐड कर देनी है, दैट्स इट। क्यों? मैंने एंट्री से बार बार बोल रहा हूं, सीडब्ल्यूआईपी डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट, और पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट, और फिर ये पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, ये होता रहा सारा कुछ जब तक यहां तक कि ये आ गया। आखिरी वाले बिल की रिटेंशन मनी भी गई, ऐड हो गई, एडवांस भी डिडक्ट हो गया, ये पेएबल पे नहीं होना क्योंकि ये पेएबल ईयर एंड के बाद पे होने। तो मैं यूं कह सकता हूं कि रिटेंशन मनी पेएबल में ये चुप करके ये चारों को ऐड करके लिख दो, इसमें कोई मसला तो नहीं है जी? नहीं, मुझे एक एक करके बताओ। 1.5 प्लस 1 प्लस 0.5 प्लस पॉइंट, ठीक है जी, ये 0.75 भी आएगा। जैसे ये बिल यहां डेबिट हुआ, किधर गया ये बिल, यहां डेबिट हुआ, ये सीडब्ल्यूआईपी डेबिट। अभी चल पहले पूरा एडवांस भी लिख ले, हाँ जी, एडवांस कैसे आता था, याद है कुछ? एडवांस की पहली एंट्री याद है? ओपन कर लेना घर जाके। एडवांस की पहली एंट्री हुई थी एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट कैश क्रेडिट। फिर हर बिल के मौके हम क्या कहते थे, ये तो तुम्हें पहले दे चुके, एडवांस क्रेडिट, एडवांस क्रेडिट, एडवांस क्रेडिट, एडवांस, चौथा भी होगा क्रेडिट, होगा कि नहीं होगा? और बोलो तो 10 में से ये 4 क्रेडिट हो जाएंगे और बाकी का एडवांस अभी भी पड़ा होगा, ठीक है? ये सारी बातें उन्हीं को समझ आ रही हैं जो शुरू से पढ़ रहे हैं। क्या करें अब जी? एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट कैश क्रेडिट। फिर पहले बिल में कितना एडवांस क्रेडिट? 3, दूसरे में 2, तीसरे में 1, चौथे में 1.5, तो अभी भी कितना एडवांस बाकी है? मैंने क्यों इसको बवांगे दाहल 2.5 को करंट एसेट्स में लिख दिया? क्योंकि 30 जून 10 पे खड़े हैं और 31 दिसंबर 10 या 1 जनवरी 11 में प्रोजेक्ट खत्म हो जाना है, तो चाहे एक बिल आए बाद में, चाहे 100 बिल आए, 6 महीने में ही आ जाने हैं सारे, तो सारे का सारा एडवांस अगले 6 महीने में एडजस्ट होके खत्म हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब मैं वो एंट्री की बात कर रहा था, ये देखो आखिरी बिल आया, एंट्री देखो, सीडब्ल्यूआईपी डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट, और पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर तो भूल ही गए आप, बोलो 12 पॉइंट, श्योर 12.75 जी, बिल्कुल ठीक है जी, क्लियर है जी? शुक्र कर रहे हैं सर जी, शुक्र टेस्ट में ये नहीं थे, है ना? वैसे टेस्ट जिस दिन लिया था उस दिन ये पढ़ाया तो हुआ था ना? अगली बार इंशाल्लाह बच्चों को ये टेस्ट में ना बैलेंस शीट भी, आप तो अगली बार ही ना होंगे, रोज पढ़ते हैं ना? अच्छा, आज घर जाके ये काम कर लेंगे ना? चलो, ओहो सबसे आसान वाला तो लिखा ही नहीं, 79.69, डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखना, 79.69, ठीक है जी? चलें जी, बैलेंस शीट में कुछ रह तो नहीं गया? ठहर जाए, अभी एक ही बात तस्वीर खींचना, बैलेंस शीट में कुछ रह तो नहीं गया? लिख लिया पेएबल, कौन सा? अच्छा, वो टोटल ही लिखना है ना जी, बोलो 3 पॉइंट, ये बस वो टोटल नहीं किया था, ठीक है जी? बैलेंस शीट को आइटम तो नहीं ना रह गया बैलेंस शीट में, बात वो भी कर ली कि जो नहीं लिखा तो क्यों नहीं लिखा। अच्छा, अब सुनो, इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ सकता था, लेकिन सीडब्ल्यूआईपी अभी कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए वो भी नहीं आ रहा। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन जो कैपिटलाइज नहीं हुआ वो आ सकता था, सारे ही कैपिटलाइज हो गया, 7 महीने ही लोन हमारे पास रहा है साल में, कोई सस्पेंशन वगैरह नहीं है, तो सारे का सारे कैपिटलाइज हो गया, प्रॉफिट लॉस में कुछ नहीं गया। इन्वेस्टमेंट इनकम भी सारी की सारी माइनस होगी, जितना ऐसा हमारे पास सरप्लस फंड रहा, कुछ भी ऐसा नहीं था जो यहाँ ना गया हो तो हम उसको इनकम स्टेटमेंट में लेकर जाएं, इसलिए। और लोन प्रोसेसिंग चार्जेस भी यहाँ पर ऐड हुए, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस भी, बैंक चार्जेस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट नहीं किया, उसको भी हमने एसेट डेबिट कैश क्रेडिट किया हुआ, ठीक है ना? इसका मतलब डेप्रिसिएशन हो गई, या बैंक चार्जेस हो गए, या इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन हो गया, या इन्वेस्टमेंट इनकम और जनरल लोन हो गया, ये सब का सब जो है वो हमारे पास एसेट के ही अंदर चार्ज हो गया, लेस हो गया, कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो प्रॉफिट लॉस में जाए। क्लियर? तो सही है। जनरल लोन की तरफ आते हैं। जनरल लोन का क्लोजिंग नहीं था, बैलेंस शीट में शो नहीं किया, लेकिन जनरल लोन का इंटरेस्ट एक्सपेंस तो उसने बताया था पूरे साल का, बताया था नहीं बताया था? भूल रहे हो ना? भूल रहे हो तुम? हाँ, होमवर्क वाले सवाल में ना भूलना, होमवर्क वाले सवाल में बैलेंस शीट बनानी है और इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है। ठहर जाओ, मैं कह रहा हूं इनकम स्टेटमेंट बना लेने दो मुझे। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन रनिंग फाइनेंस यानी जनरल लोन, ये एसओसीआई में आएगा 9 मिलियन। 9 मिलियन सही है? सही, हाँ 9 पूरा नहीं, उसने कहा था फॉर द ईयर 9 मिलियन का एक्सपेंस है, जिसमें से
2.73 तो हम एसेट की कॉस्ट में ऐड किए बैठे हैं, तो फिर बाकी का ही प्रॉफिट लॉस में जाएगा ना। क्या ख्याल है, क्या ख्याल है, समझ आई है? नहीं भी समझ आई तो इंशाल्लाह होमवर्क में समझ आ जाएगी, कल ऐसा सवाल कर रहे हैं, क्लास में भी करना ही है जी। तो 9 मिलियन तो टोटल था, इसमें से 2.73 हम एसेट की कॉस्ट में डाल चुके हैं, तो वो एक्सपेंस में नहीं आएगा, वो एसेट डेबिट हुआ है, उसकी एंट्री CWIP डेबिट कैश क्रेडिट हुआ है या पेबल जो भी है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे 6.27 हुण खिंचो जी तस्वीर, खिंच लो जी हुण तस्वीर, मरन वाले होए सी तुसीं सारे। तुम तो, तुम्हें सजा है, तुम्हें मत क्या करो ना यार ऐसे, 12 करके दें, एडा में डबल शाह, शुक्र करो वापस मिल गया है, हो रहा हूँ साइड पे यार, 12 करके दें, हद हो गई बच्चों की, चर्च बेचता हूँ मैं, हद हो गई यार, मतलब पता नहीं लोग क्या समझते क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता यार, पर ठीक ठाक ही होता है काम ऐसे बस। मैं खुद अभी 12 पे नहीं हूँ, कैसी बातें करते हो? हाँ जी चलते हैं आगे। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, इंशाल्लाह कभी भी नहीं। जरूरत पूरी करनी दुनिया के अंदर भाई, अच्छी पूरी हो जाए, जिससे जरूरत पूरी कर लो। और ये रैट रेस है बच्चों, इस दौड़ के अंदर अगर लग गए ना तो कभी भी उसमें वो रुकता नहीं है बंदा, ठीक है ना। जिस हाल में हो उसमें शुक्र करो अल्लाह का बस, और अपने से नीचे देख कर जिंदगी गुजारो, दुनिया की जिंदगी जन्नत बनेगी। वरना तो दुनिया में किसी की ख्वाहिश ना पूरी हुई आज तक, अल्लाह ने दुनिया ख्वाहिश पूरी होने की जगह बनाई ही नहीं, इसलिए किसी की यहाँ ख्वाहिश पूरी होती नजर नहीं आएगी आपको। इस रैट रेस में मत पड़ना जिंदगी में, याद रखना, वरना जो कुछ भी होगा फिर परेशानी रहोगे। और अगर हाल में रहते हुए जिसमें उसमें शुक्र करने वाले हो, नीचे देखने वाले हो, तो फिर जिस हाल में होगे वही, उसी में ही बेहतरीन खुश, वरना खुश्क। अच्छा जी, कोई 1 मिनट नहीं है जी। अच्छा सवाल है कोई, क्वेश्चन की पिक्चर लेनी है, तुमने इसकी सोल्यूशन की पिक्चर भी लेनी है, सोए हुए थे तुम, कर लूं आगे अब। अच्छा जी, अब रह तो गए 5-7 मिनट, बस खामोशी से जल्दी से कुछ बातें सुने। और पिछली क्लास में मैंने ना थोड़ी सी बात कर दी है नॉन मॉनेटरी ग्रांट की, लेकिन आपकी क्लास में ये बात मैं दोबारा कल करूंगा, उनके साथ भी ये कहा था एंड पे यार दोबारा करूंगा कल, तो आपके साथ भी कल ही कर लूंगा। जो सवाल में ट्रीटमेंट होना है वो मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूं, आसान भी है उसको समझना। वैसे आप लोगों ने ना पेज 221 के ऊपर ये दो चीजें पढ़ के आनी है, एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर कैश ग्रांट रिसीव टू एक्वायर अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, और दूसरा नॉन मॉनिटरी ग्रांट। ये तो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं, इसके साथ इतनी ये इंपॉर्टेंट बात है, सुने जी, सुने सुने, दो बातें बताऊंगा, इनकी तफसील से कल डिस्कशन करनी है, इसलिए परेशान नहीं होना, ओके। पता ही आपको जाते जाते परेशान तो करना ही होता है, सवाल ऐसा होगा जो परेशान करेगा, बट मैं चाहूंगा परेशान हो। मार्क्स इंटू 1.8 करके समझो आई के पर्चे में बैठा हूं आज, या मरना है या मार देना है इस सवाल को, और उस टाइम से को 5-7 मिनट ऊपर लगा के 1 मिनट फिर रोक कर फिर असेस करना सोल्यूशन को, जाकर देखिए कितना वो सही था मैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर पूरा करके आना सवाल को तसल्ली से, बाद में पूरा कर लिया करो, जब टाइम में पूरा ना हो असेस कर लिया करो पास हुआ या नहीं, और उसके बाद फिर पूरा कर लिया करो, सवाल पूरा करना, कल आओगे मैं वो सवाल पूरा आपको खुद सॉल्व भी करवाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन आज ऐसे समझना है कि सर ने बस इतना ही पढ़ाया था, बोरिंग कॉस्ट गवर्नमेंट ग्रांट बस पढ़ा के सर ने गोली गोली करा के भेज दिया था, अब पर्चे में गए तो ये सवाल आया पड़ा था। अब सर को गाली नहीं देते, चलो जो भी होना था हो गया, अब कोशिश करते हैं कि हम पर्चा ऐसे ना अपने ऊपर कैफियत तारी करनी है, आई के पेपर में बैठा हूं, ठीक है ना। नॉन मॉनिटरी ग्रांट का मतलब होता है गवर्नमेंट पैसे, पहले क्या हो रहा था, गवर्नमेंट कह रही थी ये पकड़ो पैसे एसेट खरीद लो, गवर्नमेंट ने कहा रुको रुको ये एसेट ही ले लो, हमारे पास पड़ा है, मशीन वेली पड़ी है हमारे पास, तुमने यही मशीन ही लगानी है, ये हमारे से उठा के ले लो, तुमने जो बिल्डिंग बनानी है वो लैंड पे ही बनानी है ना, तो हम तुम्हारी हेल्प करनी है, हमारे पास फलां लैंड पड़ा है वो तुम्हें हम अलॉट करते हैं, तुम जाओ फैक्ट्री उस पे बनाओ 10 साल चलाना, लेकिन ठीक है ना। तो इस तरह से भी कभी हो जाता है, इसको पढ़ के जरूर आइएगा, ये एग्जाम्पल 5 बेशक करके आइएगा, ये एग्जाम्पल 5 मैंने पिछली क्लास में यहां सॉल्व की थी, लेकिन आपकी क्लास में नहीं कर रहा, मैं ये चाह रहा हूं कि मैं बेल के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लूं, घंटी पे। तो घंटी वाला सवाल है जी, ईएन बेल, ईएन घंटी, ऐसे इंग्लैंड के प्लेयर ज्यादा 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 से चिपके नहीं रहते वैसे, है ना, मैंने देखा है, चले जाते हैं वो निकाल देते हैं,
पास पेपर 4 है, पेज 238। जरा रिक्वायरमेंट पे एक नजर डालो। 16 नंबर का सवाल आया है भाई, 16 नंबर का। इजी लेने वालों, और इजी लेने वालों, गवर्नमेंट ग्रांट्स को, बोरिंग कॉस्ट को, IS 16 को, IS 40 को, IS 36 को, इन 5 को इजी लेने वालों देख लो। इस अटेम्प्ट में पीपी का नोट अलग से देख लेना, वो अलग पड़ा है, ये अलग पड़ा है। बताओ फिर कितनी वेटेज है। अच्छा, 16 नंबर के सवाल में कहता है प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स फ्रॉम कंट्रीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। 31 नंबर 10 की भी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी है, और 9 की भी कंपैरेटिव भी उसमें कहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, परेशान नहीं होना, आप आधा पुजादा सवाल कर लोगे। शुरू करते हैं। फॉलोइंग सुनो, following information pertain to non-current assets of Bunny Ears Limited land on Yakam January 19 in January 19 पता नहीं, सॉरी मैं Yakam January बोल गया। Government allotted a piece of land to Bell subject to conditions that Bell will establish a factory on it. Bell will establish a, the land was recorded at its fair value of 100। कहीं पे ये नहीं लिखा हो, मैं थोड़ी सी बात बीच में ऐड कर रहा हूँ, कल फिर इंशाल्लाह बता दूंगा। 2-3 तरीके से ये दे सकते हैं ना। कभी कभी ऐसा होता है लैंड बिल्कुल मुफ्त देते, कभी कहते हैं यार एक चलान भर दो, ये करोड़ रुपए का लैंड है, 1000 रुपए का एक चलान भर दो, एक कागजी कार्रवाई। कभी कभी नॉमिनल अमाउंट ले भी लेते हैं, ठीक है ना। बहरहाल मैं यहाँ पे जरा आपके लिए, क्योंकि आज का दिन तो हम कल ये मिटा देंगे और फिर दोबारा से पूरा कॉन्सेप्ट जब पढ़ के आएंगे तो पता होगा हमें कि ये क्या होता है, ठीक है ना। द गवर्नमेंट अलॉटेड अ पीस ऑफ लैंड टू बेल फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने कुछ भी पे नहीं किया, ठीक है। सब्जेक्ट द कंडीशन दैट बेल विल एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री ऑन इट, द लैंड वाज रिकॉर्डेड एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ। अब हमने लैंड को रिकॉर्ड किस पे किया जी? अब लैंड को हमने फेयर वैल्यू 100 पे रिकॉर्ड कर लिया, कैश हमने पे नहीं किया, तो ये क्या है भाईजान? खुशियां ही खुशियां हैं, मुफ्त में ये 100 मिलियन का लैंड मिल गया है, तो ये आपकी आज इनकम है। लेकिन सारी की सारी आज इनकम नहीं बन सकती, क्योंकि इस ग्रांट से रिलेटेड एसेट है बिल्डिंग, वो बिल्डिंग बनेगी, वो डेप्रिशिएट होगी, तो ये ग्रांट भी इनकम में जाएगी। जब तक वो बिल्डिंग CWIP है तब तक ये ग्रांट भी पड़ी रहेगी, चाहे साल एंड हो जाए। 1 रुपया नहीं इनकम में जाने देना आपने, जब तक रिलेटेड बिल्डिंग डेप्रिशिएट नहीं होगी तब तक ये ग्रांट भी इनकम में नहीं जाएगी। क्लियर? तो ये क्या बन गया जी? डेफर्ड ग्रांट, जिसको हम लायबिलिटी कहते थे। याद आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है, ये बिल्कुल आपने अभी कॉन्सेप्ट क्या इसके पीछे कार फरमाया, उसको छोड़े, बस आपने इसको इसी तरह से ले लेना। ये क्या है? ये नॉन मॉनिटरी एसेट ही आ गया, उसको फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लिया। दिस इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट। दूसरा भी सिखाऊंगा, पता लग जाएगा। अगली बात, सबसे खतरनाक, सबसे मजबूत और बेमिसाल, कुरैशी स्टील, वो तो हो गया सॉरी। ये फैक्ट्री बिल्डिंग वाली जो एडजस्टमेंट है ना जी, अल्लाह माफी, इसने आपको घुमा फिरा के रख देने। चेक करो इस एडजस्टमेंट को, चेक करो। ऑन Yakam March, Bell started construction of a factory building. The construction work was completed 30 जून। पेमेंट रिलेटेड टू दिस, अब पेमेंट्स आ रही हैं, बिल्स टू कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन एडवांस और रिटेंशन मनी नहीं है, शुक्र करो, अभी वो भी हो सकता था बीच में। खैर, द प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस्ड थ्रू, हो गया बोरिंग कॉस्ट मिक्स है, सुनाओ जी। और उसमें भी गवर्नमेंट ग्रांट आ गई, गवर्नमेंट ग्रांट भी मिक्स है। टेंशन नहीं लेनी, बस ये समझना है कि सर ने नहीं पढ़ाया था, पर्चे में आ गया, जान मार दी तो पास हो जाऊंगा आज ऐसे, ठीक है ना। और साथ में जनरल लोन है, विथड्रॉल्स फ्रॉम फॉलोइंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज, और 2 लोन्स है, इनमें शायद क्लोजिंग भी दिए हुए हैं, तो बैलेंस शीट में क्लोजिंग भी शायद जा सकते होंगे। फिर 1 साल में दोनों है, 1 साल में एक है। ओए होए होए, मैं कहता हूं लेवल था इस सवाल का। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, द लास्ट एडजस्टमेंट इज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। द क्या क्या बता रहा है यार, बता दो। मिक्स हो रहा है कुछ? 2 मिक्स नहीं, 3-3 4-4 मिक्स हो जाते हैं, टेंशन नहीं लेनी तुमने, सब कुछ मिक्स। अभी भाईजन क्या क्या मिक्स हो गया देख लो, ठीक है। IS 16 प्लस IS 23 प्लस IS 20 उसे एक एडजस्टमेंट में मिक्स है, पिछली वाली में, ठीक है। एसिड भी आ रहा है, बोरिंग कॉस्ट भी आ रही है, और गवर्नमेंट ग्रांट। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज परचेज्ड ऑन Yakam August एट अ कॉस्ट ऑफ 420 मिलियन। हुकूमत ने कहा प्लांट कितने का लोगे? हमने कहा 420, उन्होंने कहा 240 हमसे ले लो, इंटरेस्ट फ्री लोन है, ठीक है। वो कोई हम जा रहे हैं, मतलब बलोचिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में जाके हमने फैक्ट्री लगानी, गवर्नमेंट बड़ी खुश हो रही है, वो कह रही है करो करो, अल्लाह करे ऐसे हो। तो वो क्या कह रहे हैं, अच्छा लैंड भी हमने दिया, अब फैक्ट्री प्लांट तुमने लगा ली, उसमें भी कुछ ग्रांट दे दी थी उन्होंने, हेल्प कर दी थी, और अब प्लांट खरीदने जा रहे हो? हाँ जी हम जा रहे थे। किधर? प्लांट खरीदने। कितने का? 420। हमने भी देखा। अच्छा, गवर्नमेंट ने कहा ये पकड़ो 240 लेते जाओ, ये इंटरेस्ट फ्री लोन है, और अगर तुमने कुछ कंडीशंस मीट कर ली ना तो तुम्हें ये लोन माफ, फॉरगिवेबल। अच्छा, अब ये जो येलो लाइन है ना, ये है असल में IS 20 का एक तो बेसिक थीम है ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट, और साथ ही ये रिकग्निशन क्राइटेरिया है।
देखो अभी तक गवर्नमेंट ने तो हमेशा जब भी ग्रांट देनी है गवर्नमेंट ने साथ कंडीशन अटैच करनी होती है, लेकिन आज तक मैंने आपको ये नहीं कहा कंडीशन देखो मीट हुई या नहीं हुई, क्योंकि हम स्टार्ट में ये रीजनेबल एश्योरेंस देकर रिकॉर्ड कर लेते हैं ग्रांट। और खुदा ना खास्ता कल को कोई मसला हो तो गवर्नमेंट बंदे बेच के पैसे अपने वापस ले लेती है, उसको कहते हैं रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। वो तो मैंने आपको कल पढ़ाना है, शायद अब बैल वाला सवाल करें तो वो परसों पे चला जाए, ठीक है ना, शायद एंड पे। यानी रीपेमेंट का कॉन्सेप्ट अलग है। अभी क्या है, जिस दिन ग्रांट रिसीव होती है हम ये कहते हैं जी हम रीजनेबली अश्योर कर सकते हैं जी, जाहिर है जिस बंदे ने ग्रांट ली है उसकी नीयत ये होती है कंडीशन मीट करेंगे, 5 साल यहां काम करेंगे। अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में आने की वजह से कभी कभी कंडीशन मीट नहीं होती, वरना नॉर्मली हमारी यही नियत होती है यार गवर्नमेंट भी इतना कर रही है हम भी करेंगे, हम इंशाल्लाह चलेंगे 5 साल 50 साल यहीं पे चलेंगे। बात समझ रहे हो? तो ये लाइन पढ़ो, अपॉन एक्विजिशन देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट बेल विल कंप्लाई विद द कंडीशंस। बात समझ आई? वो क्या कह रहे हैं जी, द लोन विल बी फॉरगिवन इफ प्लांट इज ऑपरेटेड फॉर एटलीस्ट 4 years बाय बेल। वो कह रहे हैं 4 साल तक अगर ये प्लांट यहां पे चलाओ तो बलूचिस्तान के अंदर इस इलाके में, तो 4 साल के बाद ये लोन तुम्हें माफ, ठीक है। और वो आगे क्या कह रहा है, बेल रीजनेबली अश्योर्ड है, अश्योरेंस दे सकते हैं कि वो 4 साल पे यहां पे चल लेंगे। जब सेनेट कहता है ये बात आ जाए ना तो जिस दिन पैसे रिसीव हो उस दिन ये आपकी गवर्नमेंट ग्रांट इसको रिकॉर्ड कर लो। लेकिन होगा क्या, होगा क्या, मुझे पता सर आप क्यों आते हैं जान के। अच्छा होगा क्या, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खरीदने की एंट्री होगी, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 420 से, और ये फॉरगिवेबल लोन जो है ना, जब आपको रीजनेबल एश्योरेंस है कि ये फॉरगिव हो जाना है तो आप इसकी एंट्री क्या करोगे, कैश डेबिट। अब ये लोन नहीं है, आपको श्योरिटी है कि आप 4 साल यहां पे काम करेंगे और गवर्नमेंट ये लोन माफ करेगी, तो ये फिर आज डेफर्ड ग्रांट है, एक लायबिलिटी है। अब जैसे जैसे 240 है ना, जैसे जैसे ये पौधा डेप्रीशिएट हो वैसे वैसे ये ग्रांट इनकम में चली जाए। तो हिम्मत करना, कोशिश करना, अल्लाह की मदद आपके साथ है इंशाल्लाह, आप नियत तो करें। क्वेश्चन नंबर 4, बाकी सवाल से रिलेटेड सवाल मैं इंशाल्लाह कल, बेटा सवाल कुछ बताएगा ना, सवाल कुछ बताएगा, जरा पढ़ के देखो, सवाल कुछ बताएगा, कुछ ना कुछ तो बताएगा, सवाल बताता होता है ये बातें। चले जी, अल्लाह हाफिज।